ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, आई थिंक। सही। ओके। जी सर। ओके, चलें मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने राउट 53 पढ़ा था रिगार्डिंग डीएनएस। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको आज ब्लॉक हुई थी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं केबल नेट यूज कर रहा हूँ। तो दैट वाज द रीजन समहाउ। तो मैं अपनी डोमेन को एक्सेस नहीं कर पा रहा था ताकि मैं उसको वो कर सकूँ, होस्ट करवा सकूँ अपने अमेजोन पे, एंड देन वी कैन प्रैक्टिस ऑन इट। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। राउट 53 की सिर्फ प्रैक्टिकल बाकी है, तो वो मैं करके दिखा दूंगा, बहुत ईजी है। टच मैंने आपको कल लास्ट टाइम दिखाई दिया था कि किस तरीके से होगा। बस सिर्फ एक दफा करके दिखाने के ये इस तरीके से होगा हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमएल से। लेकिन एक मिनट, इलास्टिक कैशे पे जाने से पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, शायद ऑफ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, Recording in progress. ओके जी। व्हाट इज अमेजोन इलास्टिक कैशे? किसी ने नाम सुना है? कैशिंग का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है सुना। कैशे? कैशियर लाइक जो हमारे डाटा बार बार रिक्वायर्ड होता है वो एक स्मॉल मेमोरी में यूज सेव हो जाता है। जब सिस्टम को जरूरत होती है वो उसे रिकॉल कर लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और कोई? चलें, हम चलते हैं आगे। The same way RDS is to get managed relational databases, Elastic Cache is to get managed Redis और MEM cache। ठीक है, हमारे पास कैशिंग के लिए दो चीजें हैं, Redis और MEM cache। इन दोनों के अपने फायदे और अपनी अपनी खुसूसियात है, वो अभी हम थोड़ी देर में आगे देखते हैं। कैशेस करता क्या है एक्चुअली? इन मेमोरी डेटाबेस है। डेटाबेस तो हमारे पास आरडीएस भी है, लेकिन इन मेमोरी डेटाबेस का क्या मतलब है? ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस तो मौजूद है, तो फिर इन मेमोरी डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज इन मेमोरी डेटाबेस? एनी आइडिया किसी को? So it's like in primary memory to be accessible quickly. अगर मैं आपसे कहूँ, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है वो मेमोरी में। हाँ हाँ, नहीं, इन मेमोरी का क्या मतलब है, ये सवाल है मेरा। फ्रिक्वेंटली यूज तो ठीक है, डेटा तो मौजूद है, डेटा हम कहीं भी स्टोर करवा रहे हैं ना हम। अभी पहले तो थोड़ी देर पहले तक हमने आरडीएस में सेव करवाया था डेटाबेस। तो वो कौन सी डेटाबेस थी जो हमने आरडीएस यूज की थी? अच्छा, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते मैं बताता हूँ, बल्कि समझ लेते हैं। आ, आ, अगर आरडीएस वाला जो काम था वो एक टू बी वेरी स्पेसिफिक, समझे आप किसी एक स्टोरेज के अंदर जाके सेव करवा रहे हैं, ठीक है। इन मेमोरी का क्या मतलब पता है? आपकी जो डेटा है ना वो आपकी रैम में मौजूद है, इन मेमोरी, ये थोड़ी देर के लिए समझ लें। तो कहाँ से फास्ट एक्सेस होगा? अगर आपकी मेमोरी में डेटा पड़ा हो, वो फास्ट एक्सेसिबल है, या तो हम डेटाबेस से लेके आए वो फास्ट एक्सेसिबल है? डेफिनेटली मेमोरी वाला ही फास्ट है, लेकिन ये शायद इसका मकसद ही यही है कि मेमोरी में रखना ताकि डेटाबेस पे लोड ना हो। यस एग्जैक्टली, ऐसा ही है। इसका फायदा क्या है कि आप बार बार डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करते, डेटाबेस को हिट नहीं करते डेटा लेने के लिए, बिकॉज इट टेक्स अ टाइम ना, डेटाबेस से कनेक्शन डेवलप होगा, फिर आप डेटाबेस के अंदर कोई क्यूरी करोगे, डेटा निकालोगे, फिर वापस क्लाइंट को देना है। तो ये एक पूरा साइकिल है, अभी हम पूरा देखते हैं ये साइकिल भी ना, इसके अंदर है हमारे पास। बट इन मेमोरी कैशे में क्या है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, मेमोरी में ही उसने चेक किया, उसी वक्त ना कोई कनेक्शन खुला ना कुछ हुआ, मेमोरी में मौजूद था, उसने डेटा वापस दे दिया, तो ये फास्ट हो गया। अभी हम देखते हैं लोड ऑफ डेटाबेस, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शन आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली डेटाबेस के ऊपर भी लोड होगा।
एप्लीकेशन स्टेटलेस एप्लीकेशन आपकी स्टेटलेस हो जाएगी। और टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस पैचिंग। हाँ, मजे की चीज ये है, जब हम इलास्टिक कैशे टू बी वेरी स्पेसिफिक यूज करेंगे तो वही वाली फीचर्स अवेलेबल है जो हम आरडीएस वगैरह के अंदर भी करते थे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस हो गई, पैचिंग हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गई, या फेल ओवर चीजें हैं, बैकअप्स वगैरह, वो सारी जिम्मेदारी फिर अब किसकी हो जाती है? अमेजोन की। तो डेफिनेटली ये एक फायदा है। हाँ, इसको हम यूज करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। इतनी खास नहीं है जितना इसने एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। हैवी एप्लीकेशंस कोड चेंजेस नहीं है चेंजेस ये है। अभी देखते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल में इसको। अच्छा, ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा का जो हम इलास्टिक कैशे के साथ यूज करेंगे। एप्लीकेशन क्यूरी इलास्टिक कैशे, इफ नॉट अवेलेबल गेट फ्रॉम आरडीएस एंड स्टोर इन इलास्टिक कैशे। इसका क्या मतलब है? पहले हम कहाँ चेक करेंगे? ये देखें, आपकी एप्लीकेशन है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी, मेमोरी में हेलो, चेक करेंगे, और आ रही है आवाज। कैश आ रही है करेक्ट ना? करेगा वो। भी वो आ रहा है यार प्लीज माइक म्यूट कर दें। हाँ, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सबसे पहले हिट कहाँ पे करेगी? कैशे में। कैशे में डेटा मिल गया तो उसने एप्लीकेशन को, कैशे से मिस हो गई तो अब वो कहाँ जाएगा रीड करने के लिए? डेटाबेस में। डेटाबेस से फिर एप्लीकेशन देगा और फिर इसको राइट भी करेगा। राइट क्यों करेगा कैशे के अंदर? नेक्स्ट टाइम यूज करिए। एग्जैक्टली, जब दोबारा हम डेटा लेने आए तब वो उसको फौरन यहीं से मिल जाए, ताकि ये 2 स्टेप्स आपके 3 स्टेप्स बच जाएं। ठीक है। हेल्प्स टू रिवील लोड इन, हाँ ठीक है, कैशे मस्ट हैव इनवैलिड स्ट्रेटजीज एंड, ठीक है। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है इसके अंदर कि कैशे में जो डेटा है ना उसको आपको अप टू डेट भी रखना होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके डेटाबेस में कुछ और पड़ा हुआ हो और आपके कैशे में कुछ और हो। तो यानी जब जब आपके डेटाबेस में अपडेट होती है तो आपको आपकी कैशे भी अपडेट करनी है। अब सवाल एक है मेरा आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत फास्ट है, हम बहुत जल्दी से क्विकली चीजों को कर सकते हैं। तो क्या जो डेटाबेस में मेरे पास सारा डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा मैं इलास्टिक कैशे में डाल दूं तो और फास्ट नहीं हो जाएगा? नो नहीं सर, लोड हो जाएगा उसके ऊपर कैशे को। चलिए ठीक है, मैं कॉल एग्जैक्टली ऐसा हम नहीं करते। अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो चंक्स हैं, जो पार्ट है, जो लगता है कि आपको बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जब जो चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो हम उसको किस में रखवाएंगे? इलास्टिक कैशे। हाँ, इलास्टिक कैशे में रखवाएंगे। और बाकी सारा डेटा तो डेफिनेटली आपका आरडीएस में ही होगा। इसका ये मतलब नहीं कि सारा डेटा उठा के हमने इलास्टिक कैशे के अंदर पूरा का पूरा डंप कर दिया एंड देन वी आर यूजिंग इट। फायदा नहीं है, वो तरीका नहीं है। कैशे होती है उसको हम डलवाते कैशे के अंदर। अच्छा जी, एक और तरीका है। इलास्टिक कैशे के अंदर हम मेंटेन किसको कर सकते हैं? यूजर के सेशंस को। इसका क्या मतलब? यूजर के सेशन को हम स्टोर कर रहे हैं, व्हाई? डायग्राम देख के कुछ समझ में आती है चीज? देखिए होता क्या है, जब मैं क्लाइंट यानी ब्राउजर अपने सर्वर से बात करता है ना, तो एक सेशन मेंटेन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? यूजर सेशन। ठीक है। यूजर सेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, यूजर होता है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं यूजर के। तब ये देखें, अब हमारे पास होता क्या है, ये यूजर है और हमारे पास पीछे एप्लीकेशन चल रही हैं लोड बैलेंसर पे, लेट्स से 3 एप्लीकेशन चलाई हुई हमने। तो अब हमने जब यूजर लॉगिन करेगा तो हमने यूजर का सेशन राइट कर दिया किसके अंदर? इलास्टिक कैशे के अंदर। अब इससे फायदा क्या हुआ?
अब यूजर इस एप्लीकेशन से भी लॉगिन हो सकता है, इस एप्लीकेशन से भी लॉगिन हो सकता है, लेकिन उसका सेशन कहाँ पे मेंटेन हुआ है अभी हमारे पास इलास्टिक कैशे में, तो इससे मेंटेन बहुत इजीली हो जाता है। हो सकता है कि आप यूजर सेशन के अंदर आपने कोई टोकन डलवा दिया हो या कोई ऐसी चीज डलवा दी हो जिसके बिहाफ पे कंपनी आईडी डलवाई हो, जिसके बिहाफ पे आप सारी क्यूरीज कर रहे हो, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम सेशन से डेटा पिक करके भी सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, दी एप्लीकेशन राइट्स द सेशन डेटा इनटू इलास्टिक कैशे, बिल्कुल ठीक है। यूजर हिट्स अनदर, हाँ ठीक है, तो यूजर कहीं से भी लॉग्ड इन होगा, लेकिन किसी भी सर्वर से आप उसकी रिक्वेस्ट को हिट कर सकते हो क्योंकि सेशन आपके पास मेंटेन होगा इलास्टिक कैशे में। अब हमारे पास दो किस्म की कैशे मौजूद है, एक है रेडिस और एक है मैम कैशर। ठीक है, मैम कैश और रेडिस क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? रेडिस या मैम कैश किसी ने नाम सुना है किसी का अभी? सही रेडिस का सुना हुआ है कि डाटा स्ट्रक्चर बनाता है अपना मेमोरी के अंदर पूरा। यस एग्जैक्टली, रेडिस बहुत ज्यादा हम यूज भी करते हैं जब हम नोड जेएस की एप्लीकेशन हैवीली यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर उसके लिए यूज करते हैं, कैशिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखें रेडिस को यूज कर, अब जो इलास्टिक कैश है ना, ये दोनों चीजों पे चलती है, रेडिस पे भी चलती है, मैम कैश पे भी चलती है। अब इन दोनों के अपने फीचर्स हैं और आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से जो आपको यूज करना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेडिस है मल्टी एजी विद ऑटो फेल ओवर, वही वाली हाईली अवेलेबिलिटी वाला सीन है। रीड रेप्लिकाज है ताकि आप रीड बहुत स्केलेबल कर सको हाईली अवेलेबिलिटी के साथ। डेटा ड्यूरेबिलिटी यूजिंग ए ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? बैकअप एंड रिस्टोर फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, जबकि मैम कैशे के अंदर क्या है? मल्टी नोड फॉर पार्टीशनिंग ऑफ डेटा शार्डिंग। अब ये जो है ना कॉन्सेप्ट है डेटाबेस से रिलेटेड, शार्डिंग, किसी को पता है शार्डिंग क्या होता है? नहीं सर, कोई नहीं पता मुझे। क्योंकि अब ये जो नहीं पता ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये डेटाबेस की स्ट्रेटेजीज हैं कि आपका डेटाबेस जब बड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हो, तो फिर आप अपने डेटा को शार्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि लेट से रीजन वाइज आपने शार्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि एशिया रीजन का यहाँ पे होगा, पैसिफिक एशिया का रीजन का डेटा कहीं और होगा, तो ये आपने डेटा की शार्टिंग कर दी। जैसे कराची में फेसबुक के यूजर्स और पाकिस्तान के फेसबुक के यूजर का डेटा किसी एक सर्वर में मौजूद है, किसी और का डेटा किसी और सर्वर में मौजूद है, लेकिन हम एक्सेस तो सबको कर सकते हैं ना। तो इस तरह डेटाबेस की भी अब मेंटेन करने के तरीके हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं, तो अब जरा पढ़िएगा शार्डिंग के हवाले से। नो हाईली अवेलेबिलिटी, नो परसिस्टेंट डेटा होगा इसके अंदर, नो बैकअप एंड रीस्टोर, मल्टी ये है मल्टी थ्रेड आर्किटेक्चर, वही शार्डिंग्स आपको मिल जाती हैं इसके अंदर सिर्फ। लेकिन अब इसके अंदर फायदा ये है कि इसके अंदर आपके पास डेटा और सारी चीजें आप अपना स्टोर करके, थोड़ा जो मैम कैश रेडिस के अंदर अपनी मेमोरी पे डेटा स्टोर करके हम इसको स्केलेबल रीडेबल बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि ये है फास्ट, इससे भी फास्ट है रेडिस से भी, बट इसके अंदर ये वाली चीजें हैं कि हम इसका डेटा, मतलब आपको लगता है कि बस ये डेटा यूज होके और फास्टली काम करना है, तो मैम कैशे इज गुड इनफ। ठीक है, अब ये आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती है कि आप डेटा किस तरीके से चाहिए होता है। तो थोड़ा तो और एक्सप्लेन करेंगे कब अच्छा। हमने कोई एग्जांपल के साथ कि हमने कब रेडिस यूज करना है, कब हमने मैम कैश यूज करना है। यार एग्जाम्पल इसकी मैं किस तरह आपको बताऊं कि आप चाहते हो कि यार आपका डेटा ना थोड़ा किसी भी वजह से ना रीस्टार्ट हो जाए या सर्वर, या तो आपको डेटा चाहिए, तो जब आप चाहते हो कि आपका डेटा मौजूद हो किसी भी, हो सकता है ना रेडिस भी किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा होगा ना। ठीक है, अभी हम देखते हैं रेडिस भी किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा होगा, तो इसके फेल ओवर पे क्या, अगर मशीन हो गई तो क्या होगा, तो ये मेंटेन कर रहा होता सारा डेटा, जबकि मैम कैशे ये चीजें मेंटेन नहीं करेगा आपका डेटा। अगर आपकी मशीन बंद हो गई तो आपका डेटा उस वक्त गया, मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो फिर उसमें लेने जाएगा, फिर आप राइट करवाओगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, ऑल कैशे इन इलास्टिक कैशे डू नॉट सपोर्ट IAM ऑथेंटिकेशन। सारी IAM सपोर्ट नहीं करती, इसमें पॉलिसीज हैं रेडिस की। हाँ, अब इसके अंदर ये है
कि एक आता है रेडिस कि आप टू बी वेरी स्पेसिफिक रीड कब करें, तो हम इसके अंदर तो आप जब भी रिक्वेस्ट करने जाओगे तो पासवर्ड या टोकन, जिस तरीके से हम एपीआई रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो टोकन देते हैं ना, तो उसी तरीके से जब हम रेडिस को रीड करने जाएंगे तो हमें डेफिनेटली उसको पासवर्ड और टोकन देना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे वो हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो टॉपिक रह गया हो? नहीं मैम, कैसे एसएलएस बेस्ड है, यानी क्या कहते हैं इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है एसएसएल। आईएम क्या कौन सा, सॉरी? तो लिखा हुआ है डरना स्पोर्ट आईएम, ये क्या चीज होती है? आईएएम आईएम, आईएम क्या है, किसी को पता है? हम पढ़ा है ये हमने। यूजर्स हम बनाते, यूजर्स किस में बनते हैं? जो सर्विस है आईएएम में। आईएम है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर्स क्रिएट करते हैं और उनकी ये एक्सेस हमने डिफाइन करते जो हैं। पढ़ा था उसके अंदर हम बहुत सी ऑथेंटिकेशन, यस, बहुत सी ऐसी हमारे पास सर्विसेज हैं जिसमें हम आईएम ऑथेंटिकेशन करवा के ही उस सर्विस को यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जबकि इलास्टिक कैशे के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने आईएम यूजर से इलास्टिक कैशे की ऑथेंटिकेशन वगैरह करवा के काम कर सको तो ये पॉसिबल नहीं है, ये है इसका मकसद। सर जब साइन इन होते हैं जिसके अकाउंट में एडब्ल्यूएस के अकाउंट, उधर भी दो ऑप्शन आते हैं, आईएएस वाला और रूट वाला। आईएएम वाला और रूट वाला, इसलिए पूछा था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा अच्छा, रूट वाला तो डेफिनेटली, रूट का मतलब आपके पास ही सारा एक्सेस है, आप सबको दोगे, और आईएएम उसको मैनेज करने के लिए ना, ये आपके यूजर्स की सिक्योरिटीज और पॉलिसीज इनको मेंटेन करने के लिए आईएम सर्विस यूज की जाती है, तो इसलिए आईएम ऑथेंटिकेशन। अगर आईएम ऑथेंटिकेशन का मतलब यही है कि जो आईएम में यूजर बना हुआ है वो ऑथेंटिकेट होगा और फिर वो इलास्टिक कैशे को एक्सेस करेगा, तो ये वाली सपोर्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, रेप्लिकेशन क्लस्टर मूड डिसेबल। ठीक है, रेडिस क्लस्टर मूड डिसेबल, क्लस्टर विद रेप्लिकेशन, इसका क्या मतलब है? क्लस्टर याद है किसी को? हमने पढ़ा था क्लस्टर क्या होता है? हमने कुबरनेटीज में शायद पढ़ा था क्लस्टर। जी, क्लस्टर का मतलब बेसिकली आप मिसाल के तौर पे दो सर्वर यूज कर रहे हैं, अगर एक किसी वजह से फेल हो जाता है तो दूसरा उस टेक ओवर कर लेता है, वो हार्ट बीट से चेक करता है। सही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो क्लस्टर्स के अंदर होता है। समझते, ये आपका एक क्लस्टर बना हुआ है जिसमें आपकी एक प्राइवेट नोड है और बाकी आपकी रेप्लिकेशन नोड्स मौजूद हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर किसी वक्त प्राइमरी नोड बंद हो गई तो क्या होगा? ये तो रेप्लिकास हैं। सर वो हार्ट बीट भेजता है, चेक करता है, अगर वो किसी वजह से पहला नोड बंद हो जाता है तो दूसरा नोड टेक ओवर कर लेता है। यही बिल्कुल सही कहा। यानी आपके पास यहाँ पे लिमिट अभी क्या है, एक प्राइमरी नोड के ऊपर कितने हम रेप्लिकास बना सकते हैं? 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्राइमरी नोड बंद हो जाए तो उन 5 रेप्लिका में से कोई एक अपने आप को क्या बना देगा? प्राइमरी नोड बना देगा। प्राइमरी नोड बना देगा। ठीक है, और प्राइमरी नोड इज यूज फॉर रीड एंड राइट, बाकी सारी रीड नोड्स होती हैं आपके पास। वन शार्ड नोड ऑल हैव ऑल डेटा। हाँ, एक डेटा सबके पास ही मौजूद होगा क्योंकि ये रेप्लिकास हैं, तो डेफिनेटली मेक सेंस। रेप्लिकास के अंदर तो डेटा आपका पूरा का पूरा है दूसरी जगह पे। गार्ड अगेंस्ट, हाँ वही है, फेलियर नोड। मल्टी एजी एनेबल है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम बना सकते हैं अलग अलग अपने रेप्लिकास। हेल्पफुल टू स्केल एंड रीड परफॉर्मेंस, मेक सेंस। जब हम इसकी मोड क्लस्टर मोड ऑन कर देंगे तो इसमें अब हाईली अवेलेबिलिटी हो गई, अब एन नंबर ऑफ शार्ड बना सकते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी नोड एक होगी लेकिन रेप्लिका आप 5 बना सकते हैं। तो इसका मतलब मल्टीपल प्राइमरी नोड बनाएंगे तो इसका मतलब मल्टीपल हम वो बना सकते हैं रेप्लिका नोड्स, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास कि 1 पे 5, 1:5 वाला काम करना है हमें। ठीक है, और एक क्लस्टर के अंदर 500 नोड्स पर क्लस्टर बना सकते हैं। ये मजे की चीज है, ये एक पूरा आपका क्लस्टर है, इसके अंदर आप 500 नोड्स बना सकते हैं, यानी बहुत हाईली अवेलेबिलिटी आ गई है यहाँ पे।
इतना डेटा शायद फेसबुक या गूगल वालों के पास ही हो, बाकी तो तो मेरा ख्याल है ये जो हमारे बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप एक का जो है उसके रेप्लिका 5 बना सकते हैं, लेकिन श्रेडेड नोट जो है वो आप 500 बना सकते हैं। हाँ मतलब यही ना, ये श्रेडेड, ये एक पूरा शार्ड है ना, शार्ड का मतलब क्या, एक प्राइमरी नोड और बाकी सारे आपके 5 रेप्लिकाज हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आप मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन यही है कि एक नोड, प्राइमरी नोड पे आपके बनेंगे सिर्फ 5 रेप्लिकाज ही, आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते, ये इसकी लिमिट है। हाँ, बल्कि आप मल्टीपल प्राइमरी नोड्स बना के उसके जितने भी शार्ड्स, मतलब वही 5 बना के आप जितने भी शार्ड्स की काउंटिंग्स बनाना चाहे बना सकते हैं। तो वही वाला जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि एक शार्ड एन नंबर ऑफ शार्ड, तो एन नंबर ऑफ शार्ड्स के अंदर कितने शार्ड्स आ सकते हैं हमारे पास, 500 नोड्स आ गए हमारे पास। कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिडरेशन, ये वही वाली चीज है। ये कह रहा है कि कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन जब हम करने जाएंगे, ये पूरा आर्टिकल है, ये पढ़ लीजिएगा। वैसे इज इट सेफ टू कैशे डेटा, क्या ये सेफ है कि हम डेटाबेस से डेटा हटा के हम कैशे में सेव करें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सवाल है। और ये वही कह रहे हैं, डेटा में बी आउटडेट इवेंचुअली कंसिस्ट, क्या कह रहे हैं, सॉरी सही से खराबी नहीं पैदा हुई कैशे में अगर सेव करेंगे तो? क्या नहीं पैदा होगी, सॉरी आपकी आवाज कट रही है। रिस्क हो जाएगा इससे में। रिस्क, हाँ रिस्क नहीं होगा। सर ये इस पे कुछ टाइम आउट रख सकते हैं हम, कि मतलब हाँ टाइम आउट। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शन है। मैं डेटा रख रहे हैं, क्या वो सेफ है? अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम डेटाबेस में डेटा रख रहे हैं और कैशे में हम जो डेटा रखेंगे वो डेफिनेटली हम पूरा डेटा नहीं रखेंगे। कैशे में हम ज्यादातर चीजें को रिफाइन करके रखेंगे। हमारे डेटाबेस में अगर मैं कहूँ तो डेटाबेस में अगर हम रिलेशनल डेटाबेस में बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, तो हमारे पास डेटा सारे टेबल्स अलग अलग मौजूद होते हैं और डेटा अलग अलग टेबल्स और कॉलम्स में मौजूद होता है ना। जबकि यहाँ पे हम जो डेटा सेव करवाएंगे वो की एंड पेयर में होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, हमें जो हम कैशे के अंदर डेटा स्टोर करेंगे वो डेफिनेटली उस पूरा डेटाबेस वाले स्टाइल में डेटा नहीं होगा। यहाँ पे रिफाइंड डेटा होगा और आपको पता होगा टू बी वेरी स्पेसिफिक क्या चाहिए, ताकि आप यहाँ पे ज्यादा कंप्यूटेशन ना करें, बट डेटा गेट किया एंड देन यू हैव टू सेंड बैक टू द क्लाइंट। इफेक्टिव फॉर डेटा चेंजिंग स्लोली, ये एक है, ये वही वाली बात है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि हम अगर लार्ज डेटा आ जाए और आउटडेटेड डेटा ना हो, तो इसके लिए वही वाली बात है। अब इसके अंदर है ना स्ट्रेटजीज आती हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं। अब स्ट्रेटजीज दो किस्म की होती है, एक आपकी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर डेटा रीड ज्यादा होता है और एक आपकी एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें डेटा राइट ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि फिर आप कौन सी स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आता हूँ इस पे। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं वो की वैल्यू के अंदर होता है, लाइक ऑब्जेक्ट की तरह। तो डेटाबेस की तरह नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, हम आईडी और उसकी फॉरेन की, प्राइमरी की के साथ सेव कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे हम की वैल्यू के अंदर सेव करते हैं। क्या किसी ने वो यूज किया हुआ है? बल्कि यूज किया हुआ ही होगा, लेकिन फिर मैं पूछ लेता हूँ। हम लोग ब्राउजर के अंदर डेटा सेव करवाते हैं, क्या होता है ब्राउजर के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव करवाते हैं। जी, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जैसे पासवर्ड तो करनी सेव करवाते हैं, लेकिन कुछ डेटा हम कभी जरूरत के लिए हम सेव करवाने का क्या मकसद है वैसे? ऐसा दिखा के देखते हैं स्टैटिक डेटा यूज करवाते हैं ताकि उसको बार बार ऑफलाइन भी यूज कर सकें। हाँ, कुछ हद तक ऑफलाइन भी यूज कर सकें, या तो जो टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेट से यूजर के कोई ऐसी चीजें जो पड़ी हुई हैं जो कि मैं चाहता हूँ यार इसके डेटाबेस लोकल स्टोरेज में पड़ी हुई है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूँ तो बहुत रैपिडली यूज कर सकूं, ना कि मैं डेटाबेस में हिट करके पूरा डेटा उसका लेके आऊँ। लेट से नाम, उसका प्रोफाइल इमेज या इस टाइप की चीजें मैं सेव कर सकता हूँ। जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं लाइक पासवर्ड और इस टाइप की चीजें जो सीक्रेट्स होते हैं वो हम कभी भी सेव नहीं करते लोकल स्टोरेज में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोकल स्टोरेज के अंदर की वैल्यू सेव होती है ना, उसी तरीके से हम रेडिस के अंदर भी की वैल्यू सेव करवाते हैं। अब की के अंदर की का नाम एंड देन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, व्हाटएवर।
अब हमारे पास ये 3 किस्म की पॉलिसीज हैं, लेजी लोडिंग है, कैशे असाइड है, लेजी पॉपुलेशन है। हम देखते हैं, ये वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, एप्लीकेशन है कैशे को हिट करेगी, कैशे मिस होगी तो फिर हम ये रीड करेंगे डेटाबेस में एंड देन राइट कैशे करेंगे। ओनली रिक्वेस्ट डेटा इज कैश्ड, द कैश इजंट फुलफिल द अनयूज्ड डेटा, ठीक है। नोड फेलियर आर नॉट फैटल, जस्ट इंक्रीज लेटेंसी द कैशे। यानी वही वाली बात है कि इसके फायदा यही है कि ये हमारे पास जो डेटा हमें जो चाहिए वही हम रीड कर रहे हैं और वही राइट कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर ये पॉसिबल है कि आप जब डेटा हिट करने गए और राइट करने गए तब किसी वजह से नहीं हुआ तो वो वापस कैशे के अंदर नहीं जाएगा और डेटा पुराना भी हो सकता है, क्योंकि एक दफा आपने मंगवा लिया और आपने कैशे में राइट तो कर दिया, लेकिन अब दूसरी दफा किसी रीजन से वो डेटाबेस में अपडेट हो गया। अब क्या होगा प्रॉब्लम, हम लेने गए तो डेटाबेस में अपडेटेड डेटा पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे पुराना डेटा पड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब मैं लेने जाऊंगा तो मुझे कौन सा डेटा मिलेगा, पुराना वाला मिलेगा, अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैशे रिफ्रेश करनी चाहिए। कैशे रिफ्रेश करनी चाहिए। चलें, एक सवाल एक जवाब है, और कोई? तो पहले चेक करेगा कि अगर डेटाबेस में कैश डेटा रिसेंट है तो उसको एप्लीकेशन को रिटर्न करेगा और उसको कैशे को अपडेट इसका करेगा। मतलब तो आपके केस में तो ये हुआ कि वो हर दफा सबसे पहले डेटाबेस में दिखेगा सर डेटा कि भाई, हम कैशे में टाइम लिमिट रख सकते हैं ना कि इस टाइम के बाद डेटा जो है चेक होगा वहां सर्वर से। वो तो ठीक है। चले, अभी मैंने टाइम लिमिट नहीं रखी और मैंने डेटा रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए ना, अभी हमने टाइम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो अभी यही करता हूँ। मैं लेने आया डेटा, पहली दफा में नहीं मिला, फिर मैं अंदर गया डेटा वैसे लेके आया, फिर मैंने राइट कर दिया कैशे में। जब दूसरी दफा लेने आ रहा हूँ तो मुझे डेटा मिल रहा है इलास्टिक कैशे से, लेकिन किसी ने डेटाबेस में कोई नई अपडेट दे दी उसी के अगेंस्ट में। लेकिन एप्लीकेशन जब भी लेने आ रही है कैशे में तो उसको कैशे से डेटा मिल रहा है, कैशे को कैसे पता चलेगा कि यार मेरा डेटा अपडेट हुआ है यहाँ पे रेडिस में? सर क्या ऐसा है कि जैसे डेटाबेस में कुछ अपडेट हुआ है तो वो हिट करे कि मतलब इंफॉर्मेशन दे, जैसे हम यूज कर देते उसमें वेबसाइट बनाने में कैशे में कि वर्जनिंग कर देते थे। पॉसिबिलिटीज है। जरा ये वाला कोड देखें, ये क्या कहता है। अब तो माशाल्लाह हम लोग करते हुए आ चुके हैं वेब डेवलपमेंट। ये टू बी वेरी स्पेसिफिक पाइथन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ नॉर्मल ये फंक्शन है। फंक्शन क्या कर रहा है जरा मुझे बताएं आप लोग। पाइथन नहीं भी आती तो टेंशन नहीं है, कोड पढ़ना तो अब आ गया होगा होपफुली। पहली लाइन में हमने डेफ का मतलब फंक्शन है, फंक्शन है गेट यूजर, एक आईडी लेगा और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है जरा देखें। तो वो कैशे से यूजर चेक कर रहा है, अगर मिल गया ठीक है, अदरवाइज डेटाबेस से यूजर लाके कैशे में स्टोर करके रिटर्न कर रहा है। हाँ, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे पहले पीछे देखा, ठीक है, यही वाला है। अब इसमें ये इसने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कैशे के अंदर, कैशे से अगर इसको रिकॉर्ड नहीं मिला, पहले तो देखें रिकॉर्ड नहीं मिला, मिल गया थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं इज नॉट नन, यानी डेटा है रिकॉर्ड में, तो वो क्या करेगा डायरेक्ट यहीं से कैशे से रिटर्न, आपके पास डेटा मिल गया। अब आपके पास कैशे में डेटा मौजूद नहीं है तो इसने क्या किया, डेटाबेस में गया, वहां से क्यूरी करके लेके आया और फिर इसने कहाँ पे सेट किया, अपनी कैशे के अंदर सेट किया और सेंड कर दिया। अब जब ये दोबारा कॉल करेगा तो क्या होगा, कैशे से जब पिक करेगा। फिर कैशे से पिक कर लेगा, क्योंकि पहली दफा में अगर डेटा जब डेफिनेटली कैशे में नहीं होगा तो वो गेट करेगा डेटाबेस से, कैशे में राइट करेगा और आपको दे देगा। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब यहाँ पे एक और है, एड और अपडेट कैशे व्हेन डेटाबेस इज अपडेटेड, यानी जब भी डेटाबेस में डेटा अपडेट हो तो हमें क्या करना चाहिए, कैशे में राइट करें जैसे ही अपडेट होता कैशे में राइट। यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे अभी हम रीड ही कर रहे थे, हम एप्लीकेशन को रीड करने जा रहे हैं इधर, यहाँ से डेटा नहीं मिला, हम डेटाबेस में गए, डेटाबेस से डेटा लेके आए, फिर राइट किया कैशे में, खत्म। अब जब भी मैं डेटा लेने जा रहा हूँ तो ये इसको कैशे से दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फायदा है, यहाँ से फायदा ये कि हमने कहा कि जब भी डेटाबेस के अंदर राइट हो तो कहाँ पे आपको राइट करना है, कैशे में भी। है राइट कैशे। अब देखें डेटा, अब आप राइट दो जगह कर रहे हैं, यहाँ पे राइट एक ही जगह हो रहा था सिर्फ डेटाबेस में, हाँ रीड हम उससे कर रहे थे इलास्टिक कैशे से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है,
हम रीड इलास्टिक कैशे से ही कर रहे हैं, लेकिन अब राइट दो जगह करेंगे। कहाँ कहाँ? मतलब जब भी वो राइट करेगा कोई भी, तो वो डेटाबेस कैशे में को भी अपडेट करेगा और करेंगे। कैशे में भी करेगा, अपडेट करता Yes, रहेगा। जहां पर कैशे को जैसे हम डेटाबेस अपडेट में करेंगे। जाएगा वो डेटाबेस उसको कैशे में जो है वो यस राइट कर यस यस यस, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसका फंक्शन देखें ये रहा। ये हम क्या कर रहे हैं, सेव यूजर। पहले हम गेट कर रहे थे, अब सेव कर रहे हैं। सेव के अंदर क्या क्या, सबसे पहले हमने डेटाबेस में सेव किया, उसके बाद हमने अपनी कैशे को अपडेट कर दिया। तो अब इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपकी डेटाबेस अपडेट होगी तो आपकी कैशे भी क्या आपने कर दी, उसको हाथों हाथ अपडेट कर दी। मेक सेंस? समझ में आती है बात? सर काइंडली प्लीज रिपीट कर देंगे। मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले डेटा पढ़ने जा रहे हैं कैशे में, बल्कि इससे समझते हैं। एप्लीकेशन से हम कैशे को हिट कर रहे हैं, मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिलता तो हम सबसे पहले डेटाबेस में जाएंगे, फिर कैशे में राइट करवाएंगे एंड सो ऑन। उसके बाद दोबारा जब हम एप्लीकेशन हिट करेगा तो जो भी कैशे में डेटा होगा वो हमें मिल रहा होगा। अब वो अपडेटेड है या नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, ये हमें दे रहा है। लेकिन हाँ, किसी रीजन की वजह से डेटाबेस के अंदर अपडेट हो गया तो हमारे पास जो कैशे के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो आउटडेटेड हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर हमारे पास? हमें ये करना चाहिए, राइट थ्रू। राइट थ्रू के अंदर क्या होता है, राइट थ्रू में आप जब भी डेटाबेस में राइट करोगे तो साथ साथ कैशे को भी अपडेट करोगे। ये राइट एक्सटेंसिव जरूर हो गया, लेकिन इससे ये फायदा हो गया कि अब आपका जो कैशे मौजूद है ना वो आपके पास आउटडेटेड नहीं होगी, वो अपडेटेड होगी। मेक सेंस? जैसे यूजर की प्रोफाइल, अगर मैं यहाँ पे आऊं, पहली दफा यूजर की प्रोफाइल ली तो वो अपडेटेड थी, फिर किसी ने अपनी यूजर की प्रोफाइल अपडेट कर दी। अब जब मैं दोबारा प्रोफाइल लेने जा रहा हूँ तो वो मुझे पुरानी वाली प्रोफाइल ही शो कर रहा है, क्योंकि वो कैशे से लेके आ रहा है फौरन, और कैशे के अंदर अभी आपने अपडेट नहीं किया हुआ। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपने डेटाबेस में प्रोफाइल राइट की, उससे कैशे में की, हिट किया तो एक कैशे से प्रोफाइल इमेज मिल गई आपको। ठीक है, प्रोफाइल इमेज मिल गई। फिर उससे प्रोफाइल डेटाबेस तो वापस से जब भी हटाएगी तो आप इसको कौन सी प्रोफाइल इमेज मिलेगी, अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि हम राइट थ्रू कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं कि आप अपने कैशे को किस तरीके से यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि रीड एप्लीकेशन आपकी है, राइट एप्लीकेशन एक्सटर्नली है, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ता है। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर हमने जो कैशे में डेटा डाला हुआ है तो वो तो जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगा जब तक तो रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त आएगा कि ये कैशे भी फिल हो जाएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तरीका तो ये है कि मैं मैनुअली इसको क्या करता रहूं, जिस तरीके से ऐड कर रहा हूं, जिस तरीके से अपडेट कर रहा हूं, उस तरीके से क्या करूं, इसको डिलीट भी करूं। लेकिन डिलीट कब करना है ये कैसे पता चलेगा आपको? जब डेटा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस हो। नहीं, तो जब डेटा अपडेट हो उस टाइम पे वो उसको पुराने वाले को डिलीट कर दे। पुराना वाला तो डिलीट हो गया, लेकिन जो अपडेटेड डेटा है वो कब तक रहेगा? हो सकता है कि आपने प्रोफाइल इमेज तो अपडेट कर दी, अब वो प्रोफाइल इमेज में दोबारा ले ही नहीं रहा, मैं दोबारा गेट ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो डेटा तो आपके पास पड़ा हुआ है ना प्रोफाइल इमेज के अलावा। चले, प्रोफाइल इमेज तो जब भी मैं रिलोड करूंगा तो मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए, ये सोचता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जो दूसरा डेटा है वो तो उसके पास ही पड़ा हुआ है कैशे के अंदर, मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है मतलब कि आपके पास स्पेस कम होती जा रही है। सर ओवरराइड भी कर सकते हैं, जो अनयूज्ड है उसको प्रोवाइड करता है। हाँ, ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरराइड का भी मतलब वही है ना कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो ओवरराइड होगा, और जो यूज ही नहीं हो रहा उसका क्या करना है? सर पर उसको भी स्पेस टाइम को तो नहीं 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 पड़ेगा कर रहे ना। ना, जो ये फ्रीक्वेंट टीटीएल जो उसकी है, क्या करना। टीटीएल का मतलब ये टाइम टू लिमिट होना चाहिए, टाइम टू लिव। यस। अब ये इसकी अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर हमारे पास है टाइम टू लिमिट। ठीक है, हम इसको डेटा को हम टाइम दे सकते हैं कि भाई ये वाला जो डेटा है ये इस टाइम तक कैशे रहे। अब ये डिपेंड करता है, ये आवर्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। ठीक है, आवर एंड डेज। ठीक है, सेकंड्स टू आवर्स और डेज, ये हो सकता है हमारे पास। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये आपको पता होगा कि
क्या है, कौन सी चीज कितने टाइम के लिए रखनी है। हो सकता है कि आप रख दो 24 आवर्स के लिए, और जब 24 आवर्स तक वो डेटा कैशे से लेता रहे, और 24 आवर के बाद कैशे आपकी जो भी अपने डेटा है वो टाइम टू लीव खत्म हो जाए, तो वापस हिट आएगी तो एक दफा डेटाबेस में जाएगा, वापस वो कैशे में आ जाएगा। थोड़ा सा लोड कम हुआ वैसे, अगर इस तरीके से मैं सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए कि हमें 24 आवर के लिए टाइम टू लीव डाल दूं, तो इससे फायदा हो गया कि 24 आवर्स तक के लिए तो एटलीस्ट डेटाबेस पे ज्यादा लोड नहीं गया। हाँ, एक दफा लोड जरूर जाएगा जब मैं दोबारा 24 आवर्स के बाद दूसरे दिन जाऊंगा हिट करने, डेटा गेट करने, तो उसको डेफिनेटली वो कैशे में नहीं मिलेगा, तो वो फिर एक दफा डेटाबेस में जाएगा, लेके आएगा वापस, वो कैशे कर देगा, फिर वापस वो 24 आवर्स के लिए रहेगा। मेक सेंस ये बिल्कुल ठीक। ना? या तो आप एक्सप्लिसिटली भी कैशे को डिलीट करवा सकते हैं किसी एक्शन की बिहाफ पे, अगर आप चाहें तो। आपको पता है कि ये यूजर डिलीट हो गया, ठीक है, यूजर रिमूव हो गया, तो जब यूजर रिमूव हो गया तो उस यूजर से रिलेटेड सारी चीजें आप खुद भी एक्सप्लिसिटली उसी डिलीट के फंक्शन में आप कैशे डिलीट करवा के ना अपना वो वाला की को रिमूव करवा सकते हैं। चलें, अब इसको मैं, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, जो हमने डिस्कस किया ये उसी से रिलेटेड है। अब हम लोग एक दफा कैशे इलास्टिक की एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओ ओ अच्छा, इसमें ठीक है, इलास्टिक कैशे। अब ये देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, हमें क्या बनाना है। रेडिस या तो मैम कैश, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो हम चलते हैं पहले रेडिस पे देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसी से आपको बनाना, ठीक है। क्लस्टर मोड अभी हमने देखा, अनेबल और डिसेबल दोनों चीजें मौजूद हैं इसमें। इसमें अक्रॉस शार्ड मल्टीपल रीजन्स पे हम करवा सकते हैं, जबकि डिसेबल में हमारे पास वही एक प्राइमरी होगा और 5 हम रीड रेप्लिकास बना सकते हैं। नेम रेडिस डैश डेमो डिस्क्रिप्शन रेडिस लोकेशन डेफिनेटली एडब्ल्यूएस क्लाउड। मल्टी एजी अवेलेबल करनी है तो आप अवेलेबल कर सकते हैं। जब अवेलेबल मल्टी एजी किया हुआ तो उसके अंदर फील ओवर ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम ये नहीं करते तो फिर आप बताएंगे कि हाँ मुझे फील ओवर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेटली इंजन वर्जन जो इसका लेटेस्ट होगा वो होगा, इसकी पोर्ट जो है 6379 है। हमने ये रेडी। अब ये देखिए यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना चाहिए। हम अगर फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, T2 माइक्रो, सही है, T2 माइक्रो फ्री है, वरना तो फिर हम वापस वही वाली बात आ जाएगी कि आपको चार्ज होगा।
हमने T2 माइक्रो लिया हुआ है ताकि हमें चार्ज ना हो। अब यहाँ पे देखें इसके रेप्लिकास नंबर सेट ऑफ बन रहे हैं। अगर मैं 0 कर रहा हूँ, अगर मैं 1 2 जो बढ़ाता हूँ तो ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ सबनेट और ये सारी चीज़। मैं कर देता हूँ 0, multi-zen number of replicas set is set to 0, select one or more replicas to enable multi-zen। अभी हमने 0 रखा हुआ है ताकि चार्ज ना हो, वरना तो डेफिनेटली जब हम रेप्लिका सेट बनाएंगे तो 1 या 2 हम करेंगे। 0 का मतलब ये एक ही बनाएगा, तो हमारे पास फ्री वर्जन के अंदर, फ्री टायर के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। नेम एक सबनेट बनाएगा ये अपना, या तो आप अपना पूरा बनाएं। वीपीसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जरा देखते हैं वीपीसी को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम अपना एक सबनेट बना के ये पूरा हम यूजुअली डिप्लॉय कर देंगे इसको। और ये इसके सबनेट्स जो चलेंगे वो हमारे मल्टी अवेलेबिलिटी जोन है, तो ये अवेलेबिलिटी जोन हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बना लेता हूँ रेडिस हैश। इंक्रिप्शन के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो, वरना तो आप बस गो अहेड। एक बैकअप और अनेबल ऑटोमेटिक बैकअप्स अगर आप डेफिनेटली आप करना चाहेंगे, क्योंकि डेटा वही वाली बात है कि डेटा आपको सेफ रखना है तो आपको ये करना पड़ेगा। मेंटेनेंस विंडो अगर आपको बताना चाहते हैं तो बता दें, नो प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंस। अगर कोई T2 माइक्रो या ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पैचेस के अंदर या इलास्टिक के अंदर अगर कोई चीज़ें अपडेट होती हैं वर्जन के अंदर, तो ये खुद ही इसको अपडेट करेगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इलास्टिक कैशे के जो वर्जन हैं ये उसको अपडेट करेगा। लॉग्स अगर आप चाहें तो लॉग्स लगा सकते हैं, तो आपको लॉग्स क्लाउड वॉच में मिलेंगे। जब हम क्लाउड वॉच पढ़ेंगे तो क्लाउड वॉच के अंदर देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और ये इसको रिव्यू करने के बाद हम कर देते हैं क्रिएट, और ये हो जाएगा क्रिएट सिंपल। हम यहाँ पे इलास्टिक कैशे की प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे डेफिनेटली। इलास्टिक कैशे की सर्विस को हमने रेडी कर दिया, अब ये सर्विस आप यूज करवा सकते हैं बहुत किसी से। ये आपकी इलास्टिक रेडिस की हमने बना ली। अब हम चाहें तो इसको डिलीट कर दें, और वरना तो ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसको एक्सेसिबल भी हो जाएगा। जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर ऑप्शन होगा। अच्छा जी, और एक दफ़ा मैम कैशे भी आप देख लेते हैं हाथों हाथ। मैम कैश इसके अंदर देखें बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, जो उसके अंदर बैकअप्स वगैरह के ऑप्शन दे रहा था ये। और ना इसमें रेप्लिकाज है हमारे पास, नोट जरूर है, रेप्लिकाज नहीं है इसमें, क्योंकि मैम कैशे के अंदर रेप्लिकाज नहीं है। ठीक है, इसमें बैकअप वाला और जो डेटा सेव नहीं होता, इसलिए आपके पास यहाँ पे बैकअप का कोई भी ऑप्शन इसलिए नहीं दिया हुआ। तो ये मैम कैश है और वो रेडिस है, जहाँ आपको जो जरूरत पड़े आप वो यूज कर सकते हैं। और रेडिस के क्लस्टर में जाके देखते हैं, अभी क्रिएटिंग हो रहा है, ये हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। टेक्स टाइम। अच्छा, तो ये था रिलेटेड इलास्टिक, किसी को पता है? हेलो। सर एक बात ये पूछनी थी कि ये रेडिस कैशे और मेमोरी कैशे अभी जो पढ़ाई आपने, इन दोनों का इस्तेमाल हम किधर कर सकते हैं, किस की जरूरत है, जहाँ पे हमने डेटा स्टोर रखना है, या मतलब मैम कैश है, कैशे कैशे रखनी है हमने वहां पे रेडिस करेंगे, और मेम कैशे जहाँ पे हमें जरूरत नहीं है सेव करने के कैशे के तौर पर डाटा जो है। सेव करने की, यस डायरेक्ट आपको एक्सेस करना हो सकता, तो कोई जरूरत नहीं है सेव करने की। ठीक है,
सर ये डायरेक्ट एसएस की कोई एक मिसाल दे दें, थोड़ी समझ आ जाएगी हो जाएगा। इसकी मिसाल दूं, सॉरी, मिसाल ये दूं आपको, सॉरी। मैम कैसे जहाँ पे इस्तेमाल करें, किसी ऐसी एप्लीकेशन का नाम बता रही हैं, ऐसी चीज बता रही हैं, इसमें मैम कैसे इस्तेमाल हो सकती है? मैंने बताया ना, डेटा से रिलेटेड है सारी चीजें। अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा बैकअप, कैशे का बैकअप हो, ये सारी चीजें हो, तो फिर आप रेडिस की तरफ जाओगे। और वरना आप नॉर्मल यूज करना है जिसमें आपको वरना बैकअप की टेंशन है, फास्ट मिल जाए, तो उसके लिए आप फिर किसकी तरफ जाओगे? मैम कैशे के साथ। असल गेम यही है इसका। आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट था ना वो है यही, ये रहा। ये देखिए, इसमें रेप्लिकाज हैं, इसमें रेप्लिकाज नहीं है आपके पास। इसमें आपके पास डेटा persistent नहीं होता, ना बैकअप है, ना आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। इसमें आपके पास बैकअप है, रिस्टोर कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास डेटा स्टोर होगा, डेटा persistent है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पास सिर्फ डेटा, आप काम करना चाह रहे हो, एक्सेस करना है बहुत फास्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ मैम कैश यूज कर लो। हाँ, जहाँ पे आपको रेडिस में डेटा अगर आपको स्टोर करना है, क्योंकि इसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा, और आप इसको अगर सर्वर रीस्टार्ट हो जाए या व्हाटएवर, रीस्टोर करने के बाद भी आप इसका जो डेटा है उसको आप कैशे से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, अगर एक दफा कैशे गया डेटा तो वो गया सारा। इसमें डेटा persistent नहीं होता। persistent डेटा में वही है ना कि डाटा मौजूद नहीं रहता, वहां पे गया हो जाता है। अभी इन मेमोरी डेटा में क्या, अगर मैंने इसको कॉपी किया हुआ ये वाला, हाँ ये देखें, ये जो मैंने डेटा है ये मैंने कॉपी कर लिया है ना, ये यूआरएल कॉपी तो हो गया। अब ये वाला यूआरएल कब तक रहेगा मेरे सिस्टम में? जब तक मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करता। ऐसे ही है ना, ये अभी इन मेमोरी है ना मेरे पास कॉपी हुआ हुआ। जैसे ये रीस्टार्ट होगा तो क्या ये मैं वापस पेस्ट कर सकता हूँ उसको? नहीं सर, अभी नहीं कर हाँ दोस्तों, नहीं कर सकते सर। जब क्यों नहीं तक कर सकता? क्योंकि ये इन मेमोरी है। ऐसे ही है ना, क्योंकि रीस्टार्ट करूंगा तो मेरी मेमोरी खाली हो जाएगी, और मेमोरी खाली हो गई तो जो मैंने लास्ट कॉपी किया हुआ डेटा था वो उसको नहीं पता, वो वापस रिफ्रेश करके नए सिरे से चल रहा है ना, मेमोरी क्लीन करके। कभी आपने देखा होगा कि आपका रीस्टार्ट करते वापस वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार आपकी मेमोरी पे लोड ज्यादा आ रहा होता है, या तो आप सिंपल सी बात कर दूं कि क्रोम जो है, क्रोम के अगर आप मल्टीपल टैब्स खोले तो वो आपके पास एक वक्त आएगा कि आपकी मेमोरी डाउन हो जाएगी और आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। आप क्रोम बंद कर दें पूरा, और फिर देखें आपका सिस्टम वापस अप एंड रनिंग हो जाएगा, सारी मेमोरी क्लीन हो जाती है, क्योंकि क्रोम क्लोज हुआ, मेमोरी से क्लीन हुई डेटा उसका सारा का सारा, आपके पास स्पेस मिल गया मेमोरी के अंदर, और फिर आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस मिल गया तो आपकी रैम फ्री हो गई। तो फ्री होने के बाद आप वापस सिस्टम को बहुत इजीली सही तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा आ गई ना मेमोरी में, तो आपके पास बढ़ गई। समझ में आती है बात? सर आगे अगर ये जो आपने जो इसको हाईलाइट किया, ये जो अपना लिंक है, इसको हम स्टार्ट कर ले तो ये सेव रहता है हमारे डाटा में। जब भी हम इसको देखें तो क्लिक करते ही दोबारा खुल जाता है। वो तो बुक मार्क हो गया ना एक्चुअली। देखिए, बुक मार्क इज अ डिफरेंट थिंग ना। अब रेडिस की मिसाल ले लें, अगर मैं कहता हूं कि ये अभी मैंने ये कॉपी किया, ये मेरे पास डेटा कॉपी है, अभी मैं कहीं भी पेस्ट करूं तो ये पेस्ट हो जाएगा, अभी चलेगा, क्योंकि इन मेमोरी डेटा है। अभी मेरा सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हुआ, मेमोरी में कॉपी हुआ हुआ है, सेव पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर मौजूद है इन मेमोरी, तो ये अभी चल रहा है। जैसे मैंने सिस्टम रिस्टार्ट किया, ये कॉपी गायब। लेकिन अब ये बताएं कि यही वाला जो कॉपी वाला डेटा है, अगर मैं लोकल स्टोरेज में अपनी सेव कर दूं थोड़ी देर के लिए, और लोकल स्टोरेज से अगर इसको कॉल करूं वापस रीस्टार्ट के बाद, तो वापस कॉल होगा ये रीस्टार्ट के बाद? रीस्टार्ट के बाद लोकल स्टोरेज में सेव हो तो ब्राउजर के लेट से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आपने कहीं स्टोर किया है। सही है ना, वो आपकी मेमो यानी अब वो आपके हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो गया। एक्सेसिबल बहुत जल्दी है अभी भी, लेकिन स्टोर है कहीं ना कहीं आपके पास, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर है, ताकि आप वो जल्दी से एक्सेस कर सकते हो उसको। जबकि इन मेमोरी के अंदर क्या होता है, बिल्कुल मेमोरी के रैम के अंदर, रैम के
किसी ब्लॉक पे है, जैसे ही रैम रिस्टार्ट हुई वो वाला ब्लॉक क्लियर हो गया, रिफ्रेश हो गई आपकी मेमोरी, एंड देन आपके पास अब डेटा मौजूद नहीं है। ये एप्लीकेशन लेवल पे होती है आपकी कैशे? कौन सी? कैशे जो सी है एप्लीकेशन लेवल पे स्टोर होती है कि ये सर्वर लेवल पे होती है? ये वैसे अगर आप गौर से देखें तो ये सर्वर लेवल पे होती है। तो जैसे एप्लीकेशन लेवल्स पे भी होती है ना, डिफरेंट एप्लीकेशन। ये वही स्ट्रेटेजीज है ना। आप रेडिस को मैं अपने सर्वर पे ही रेडिस को भी यूज कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मेरा सर्वर रीस्टार्ट होगा तो रेडिस वाले जो हो जाएगा। ऐसा ही है ना, अगर इन मेमोरी रखा हुआ है तो ऐसा होगा। कैशे उसमें तो हम क्लियर कर लेते हैं। और सर क्लाउडफ्लेयर जो सा इसकी कैशे का क्या होता है सर? ये सर्वर लेवल पे होती है? हाँ, ये जो क्लाउड के ऊपर हम बनाते हैं ना, ये एक अलग मशीन क्रिएट करता है इसके लिए। आपने देखा माइक्रो स्टैक क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? AWS क्लाउड के ऊपर रेडिस की बात कर रहे हैं ना, इलास्टिक कैशे की। नहीं, क्लाउडफ्लेयर एक ये भी एक है। हाँ 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 हाँ, वो एक अलग है, वो एक अलग वो topic CDN है। वो CDN है। क्लाउड क्या? कैसे क्लियर हो जाती है पर्ज कैसे हम करते हैं अगर इन केस हमारी कोई चीज हमने वेबसाइट पे की है, उसको लिंक किया है? वो डिफरेंट चीज है। वो जो आप कैशे की बात कर रहे हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज है। वो HTTP कैशे होती है। वो HTTP कैशे के अंदर फिर हमारे पास पॉलिसीज आती हैं। अगर आपने पढ़ा हो हेड के अंदर है ना, HTTP कैशे की पॉलिसीज लगती है। आप कहते हो कि इमेजेस इतनी 1 घंटे के लिए सेव हो, 5 घंटे के लिए सेव हो, तो वो HTTP कैशे होता है। वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हमने अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर क्लाउड पे हमने कोई अपनी सर्विस अपनी कोई की है, अपडेट की है, तो उसको कितना यानी हमें दोबारा से यानी फोर्सफुली करनी पड़ेगी उसको क्लियर? यानी हमने अपडेट उसकी चेक करनी है प्रोडक्शन पे, तो इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए प्रोडक्शन पे तो डेटाबेस से ही डेटा आ रहा होगा ना। अब वही है, स्ट्रेटेजीज वाली बात है ना। प्रोडक्शन में तो ऐसा, तो प्रोडक्शन का जो डेटा है वो तो कभी भी आगे पीछे नहीं होता ना, हमेशा अपडेट। जैसे हमने कोई रिलीज किया, अपना अपडेट किया सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि ये हमें यानी अभी नजर आना चाहिए ना, तो ये तो कैशेड हुआ होगा पहले से ही, तो हमें कैसे उसको क्लियर करना पड़ेगा? दो ऑप्शन है ना। हम एक्सटेंसिवली भी तो कैशे क्लीन कर सकते हैं। जी सर, फोर्सफुल। एक तो टाइम टू लिव भी है। अगर आपने कहा है कि 24 आवर, तो आपको पता है कि आप सर्वर की, सॉरी क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट जाती हुई। पर्ज कैसे कर सकते हैं ना हम, जैसे कोई हाँ, क्लियर कैशे कर सकते हैं हम, फोर्सफुली कर सकते हैं। ये देखिए ना, यू कैन डिलीट एक्सप्लिसिटली इन द कैशे। डिलीट कर सकते हैं आइटम्स को, कोई मसला नहीं, आपके हाथ में। ठीक है, थैंक यू सर। वरना तो इसका सबसे आसान सा ये होता है कि जैसे हमने कहा कि 24 आवर्स के लिए लाइव हो, तो आप अपना सर्वर की अपडेट उसकी टाइम पे रखते हैं कि जिस टाइम पे लोड कम हो, तो उस टाइम पे जैसे ही आप अपलोड करोगे 24 आवर की कैशे का भी टाइम खत्म होगा, तो आपके पास वापस मिलेगा वो रिफ्रेश। और आपकी आवाज भी सही है, कट कट जा रही है अजीब तरीके से। मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटजी है कि आप फॉलो करते हैं ताकि आपको एक्सप्लिसिटली कोई काम ना करना पड़े एक्स्ट्रा। मैं सबसे पहले आपके माइक में, अच्छा मेरी आवाज है ना? आज इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैंने इंटरनेट सही नहीं है, तो माइट भी हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हुआ था शायद। ठीक है, खैर। अच्छा, तो क्लियर है, इलास्टिक कैशे क्लियर है, तो आगे चलें। जी सर, कैशे क्लियर है। इसके आसान से एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना है ना, कि क्लाउड पे जाने से पहले डेफिनेटली आपको काम भी तो करना है। ये तो आपने एक सर्विस बनाई है, लेकिन रेडिस के साथ काम भी तो करना है। आप लिखिएगा नोड एक्सप्रेस विद रेडिस। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हमने लिखा हुआ है यूजिंग रेडिस विद नोड.js।
तो ये देखिए ये एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हुई हैं, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिएगा और उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए। सर आपका नेट फिर अनस्टेबल हो रहा है। अब बेहतर है, आवाज आ रही है? जी सर अभी सर अभी आ रही है। हाँ मैंने नेट चेंज किया, चलें। तो ये देखें ये अवेलेबल्स हैं, वीडियोस भी अवेलेबल्स हैं, इसका आपको हैंड्स ऑन कोड भी बहुत इजीली मिल जाएगा गेटअप पे। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये एक दफा जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जरूर देख लें एक दफा। इससे फायदा ये हो जाएगा आपके लिए कि आपको रेडिस एक्चुअली किस तरीके से यूज होती है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर तो वो रेडिस आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी यूज करने से मतलब है कि वो आपके पास यहाँ आपके सिस्टम में मौजूद हो या तो क्लाउड में हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना होता है। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर इसमें मुझे कोड जल्दी से नजर आ जाए कहीं पे। ये रहा रेडिस, अभी इसने रेडिस को यूज नहीं किया, ठीक है। ये देखें असल काम ये होता है, आपको पता है कि रेडिस की पोर्ट क्या है, ये है, एंड देन आपके पास उसको कनेक्ट करना होता है। तो सेम वही है जब हमने सर्वर में बनाया, तो सर्वर में भी आपने देखा था ये वाली पोर्ट मौजूद है। जब वो सर्वर पूरा क्रिएट हो जाएगा उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक एंड पॉइंट मिल जाएगा, वो एंड पॉइंट में यहाँ पे देखिए इसको कनेक्ट करवाऊंगा क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो ये देखें क्लाइंट गेट का मतलब ये है कि ये कहाँ से अभी सर्च कर रहा है, रेडिस से। एसिंग ऑपरेशन से हमने ये पढ़ा था, तो ये देखें एसिंग ऑपरेशन है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो वो एसिंग ऑपरेशन है, और एसिंग ऑपरेशन में उसने डेटा दिया जिस तरीके से हम नॉर्मल एपीआई कॉल्स करके डेटा लेके आ रहे होते हैं। तो ये आपको करके देखना है, जरूर देखिएगा। ये देखें हम ये सेट भी करवा रहे हैं, हम गेट भी कर रहे हैं। तो ये मैं ये वाला लिंक शेयर कर देता हूँ, इसमें काफी काम लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ना समझना आसान हो जाएगा। इसको देखते हुए आप लोग जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा रेडिस की। मैं शेयर कर देता हूँ आपको चैट पे। सर ये जो रेडिस अभी आप बता रहे हैं जो AWS रेडिस है वो सेम चीज है? सेम। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है ना, की और वैल्यू सेव कर रहे हैं, डेटा गेट कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं कैशे से। आप लोग करके देखिएगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, एक दफा पहले लेजी लोडिंग वाली जो है स्ट्रेटेजी वो यूज कीजिएगा। डायरेक्ट आप पहले गेट करने जाइएगा, गेट ना मिले तो आप अपने ही किसी ऑब्जेक्ट से डेटा लेके फिर राइट कीजिएगा कैशे में, एंड देन आपको फॉरवर्ड मिल जाएगा। फिर आप कहीं से अपडेट कर दे किसी एक फंक्शन से, तो आप वापस गेट करने जाएंगे तो वो वापस कहाँ से लेके आ रहा होगा, कैशे से, तो आपके पास अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जब भी आप डेटाबेस में सेव करने जा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको अपडेट किसको करना है, अपने कैशे को, ताकि आपके पास हमेशा अपडेटेड कोड मिले। तो ये वाली प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसके साथ। कॉन्सेप्ट वही है डेफिनेटली। यहाँ पे जो सर्वर बनेगा वो आपके सिस्टम पे ही सर्वर बन जाएगा रेडिस का कैशे के लिए, और जब हम रियल लाइफ में यूज करेंगे तो वो हम कैशे का सर्विस यूज करेंगे AWS की। सिंपल है। ऐसे वो आसान नहीं है, AWS की बनी बनाई मिल जाती है आराम से? बिल्कुल बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन अभी आपको अव्वल कभी आपने हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको मजा आएगा ना काम करने में। पहले आप हैंड्स ऑन तो कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब वही है कि मैं अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखे बगैर डायरेक्ट रिएक्ट सीख लूं तो जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मेरा क्लियर नहीं होगा, तो फिर मैं रिएक्ट सीख के रिएक्ट तो मैं करना कोशिश करके काम तो कर लूंगा, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के, HTML के, CSS के, अगर वही क्लियर नहीं होंगे तो फिर रिएक्ट के अंदर आगे जाके मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको सर्विस ही बनानी है और किसी को देनी है तो फिर वेल एंड गुड है, लेकिन डेफिनेटली जब हम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हैं तो हमें रेडिस भी आना चाहिए, क्योंकि ये रेडिस यूज होता है। तो आपको एक दफा आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जहन में चीजें जहन नशी हो जाएंगी कि किस तरीके से क्या हो रहा है, तो आपको एक क्या कहते हैं क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी आपको। अभी तो हमने सिर्फ सर्विसेज देखी हैं, हमने सिर्फ बात की है कि ये हुआ, हमने ये सर्विस बनाई, एक्चुअली रेडिस ये काम करता है, ये करता है, ये करता है, बस। आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया। आप एक दफा प्रैक्टिस कर लें लोकल सिस्टम पे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको अब लोकल सिस्टम पे कनेक्ट करने की जगह आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, AWS के क्लाउड से। काम तो सेम ही चलेगा, सारा का सारा कोड।
ऐसा है? जी सर ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, वीपीसी एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है वो डीप नहीं होगा, डेप्थ में। ये जो अगर डेप्थ के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए किया जाता है या सिस्टम ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किया जाता है। तो हमारे पास सिर्फ ये है कि इस वाले चैप्टर में या इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे पास सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, क्या चीज़ें क्या नहीं। और अगर सवाल देखा जाए तो इसके अंदर 1 से 2 सवाल ही आते हैं एग्जाम में, तो ये इतना हॉट टॉपिक भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज वीपीसी। अभी भी हमने देखा कि क्रिएट वीपीसी का ऑप्शन आया था, क्यों आया था वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो वीपीसी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वीपीसी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि वीपीसी है, सबनेट्स हैं, जो अभी हमने सबनेट देखा, इंटरनेट गेटवे, नेटिंग गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप्स, वीपीसी पियरिंग क्या होता है, वीपीसी एंड पॉइंट्स क्या होता है, साइट टू साइट, वीपीएन और डायरेक्ट कनेक्ट किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें देखते। अभी हम बात करते हैं वीपीसी एंड सबनेट प्रीमियर्स। वीपीसी का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं वीपीसी कर रहा हूँ इतनी देर से। वीपीसी, व्हाट इज वीपीसी? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपका प्राइवेट क्लाउड कनेक्शन। बिल्कुल ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो समझ में आ गया। तो हम तो हैं ही AWS क्लाउड के ऊपर, तो फिर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आप वहां पर जो यूजर है वो अपना एक प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं जिसमें कोई दूसरा जो है वो एक्सेस ना कर सके। जबरदस्त जी, सॉरी क्या कह रहे हैं? हेलो, ओके। तो वीपीसी के अंदर सबनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 2 सबनेट्स होते हैं, कौन कौन से? एक पब्लिक सबनेट होगा और एक डेफिनेटली प्राइवेट सबनेट होता है। ये हमारा वीपीसी का क्लाउड मौजूद है और इसके अंदर एक पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट का क्या मतलब है? हम किससे बात कर सकते हैं पब्लिक सबनेट में? इंटरनेट से बात कर सकते हैं, इंटरनेट से मतलब बाहर बात जा कर सकते सकते हैं। जबकि प्राइवेट सबनेट में हम क्या करेंगे? इंटरनेट से बात नहीं कर सकते, वो प्राइवेट है। हाँ, बात करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजीज है, मतलब तरीका डिफरेंट है। अभी हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। डिफाइन एक्सेस टू इंटरनेट टेबल एंड बिटवीन सबनेट वी यूज राउट टेबल्स। ठीक है, राउट टेबल्स नेटवर्क के टर्म्स के अंदर हमारे पास राउटिंग टेबल्स मौजूद होते हैं कि यहाँ से डेटा आएगा तो यहाँ से आएगा तो कहाँ जाएगा, उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। अब जरा ये समझिए कि ये डायग्राम क्या कहती है। ये डायग्राम ये कह रही है हमारे पास कि AWS का क्लाउड मौजूद है। क्लाउड के अंदर हमारे पास होता है रीजन और रीजन के अंदर हमारे पास आता है जोन। ऐसा ही है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। अब रीजन के अंदर हमारे पास जो जोन्स हैं, जोन के अंदर हम अपना एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हैं। कैसे? ये तरीका है कि हर एक जोन के अंदर एक पब्लिक सबनेट होता है हमारे पास। पब्लिक सबनेट कहते हैं या तो इंटरनेट गेटवे के लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इंटरनेट होता है, हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक इंटरनेट गेटवे होता है आपके पास। इंटरनेट गेटवे का काम क्या होता है? वो किससे बात करवाता है? आपकी इंटरनेट से। अभी भी हम जब EC2 वगैरह यूज करते हैं तो आप देखिएगा कि उसके अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच होता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट से बात कर सकते हैं। अगर हम वो इंटरनेट गेटवे हटा दें, वहां से रिमूव कर दें, तो वो आप इंटरनेट से बात नहीं कर सकते। तो हर रीजन के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मौजूद है, ठीक है, AWS ने डाला हुआ है। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर वीपीसी के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं, सबनेट पब्लिक और प्राइवेट। ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, CIDR रेंज। क्या होता है ये? किसी को पता है? नेटवर्किंग का कोई है बंदा यहाँ पे हमारे क्लास में? कोई भी नहीं है, चले कोई मसला नहीं है। सर ये रेंज होती है, जैसे अगर आपके पास 10.0.0.0 है तो इसका मतलब है कि आपके पास कितनी रेंज के IP एड्रेसेस रहते हैं। असल में ये 16 का मतलब है कि आप इस पे कितनी रेंज आ सकती है, यानी जी 2 यूजर्स आ सकते हैं, 3 यूजर आ सकते हैं, 4 यूजर आ सकते हैं, 5 यूजर। वैसे खैर 2-3 यूजर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 100, 150, 200, 250, 500 इस तरीके से यूजर्स की बात हो रही होती है। खैर अभी हम सिंपल रखते हैं। तो ये ना सबनेट बता रहा है एक्चुअली ना,
16 Yes, बिट शो कर रहे हैं कि आपका होस्ट पोर्शन कौन सा, नेटवर्क पोर्शन कौन सा है। तो सर ये 10.0.0 जो है ना, ये ए क्लास का है सबनेट ना, ए क्लास का ये फ्री क्लास है। और 16 अब से हमने क्या किया कि इसके बी क्लास में ले गए, इसको तो हमने ना बना दिया हुआ इसको। बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं आप। तो डिफॉल्ट एक में क्लास /8 होगा। हाँ जी, अब ये जो सारी कह रहे हैं ना, ये किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं जब भी मैंने पूछा कि अगर कोई नेटवर्क का बंदा है तो वो ज्यादा बेहतर समझ सकता है, वरना तो इसको समझाने के लिए ना एक पूरा टॉपिक है इसका नेटवर्किंग से रिलेटेड ना। अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं उस नेटवर्किंग के टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा। अब हमारे पास अलग अलग तरीके से आईपीज होती हैं, जैसे ये अभी 10 की सीरीज चल रही है, इस तरीके से आप देखिएगा 192 की सीरीज भी होती है। बहुत सारी अलग अलग किस्म की सीरीज होती हैं। जैसे आप अभी ये अभी सारी की सारी कौन सी आईपीज मौजूद है, अभी थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि ये प्राइवेट आईपी मौजूद है, ठीक है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक आईपी का मतलब जो अभी मेरे सिस्टम को असाइन हुई है इंटरनेट से, वो पब्लिक आईपी होगी। और एक मेरी प्राइवेट आईपी भी मौजूद है जो मुझे नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है इसने। मैं केबल नेट यूज कर रहा हूँ, तो केबल नेट के नेटवर्क से जब मैं कनेक्ट हूँ तो मेरी एक अलग आईपी मौजूद है। मैं देख लेता हूँ कि मेरी आईपी क्या है, आप लोगों के साथ ही देख लेते हैं, चलो। सर ये 10 वाली क्लास है और ये 172 देखिए, वाली वो है प्राइवेट, और 192 वाली। यस, ये देखें थोड़ा सा। नहीं, ये 10 वाली भी प्राइवेट हो सकती है, मसला नहीं है। अब ये देखें, मेरी अभी यहाँ पे जो आईपी चल रही है वो ये चल रही है 192.168.5 और 121, ठीक है। ये मेरे सिस्टम की आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है। और ये प्राइवेट आईपी का मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे जो प्राइवेट नेटवर्क मौजूद है वो इस वाली रेंज का मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दूसरे जो सिस्टम्स मौजूद होंगे, उसका किसी का आईपी होगा 122, किसी का होगा 15, किसी का 20, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अब मैं प्राइवेट को कनेक्ट करने के लिए मैं प्राइवेट से बात कर सकता हूँ। यानी अगर मैं इस आईपी को, मेरे पास इस आईपी के और बहुत सारे यूजर्स मौजूद होंगे डेफिनेटली, तो मेरे नेटवर्क में, तो अगर मुझे डायरेक्ट उनसे बात करनी है तो मैं डायरेक्ट इस आईपी को यूज करूंगा, तो मैं डायरेक्ट उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरे इंटरनेट से बाहर है, मतलब मेरे नेटवर्क से बाहर है, थोड़ी देर के इंटरनेट से नहीं, सॉरी, नेटवर्क से बाहर है। तो आप मुझे बताएं, क्या आप लोग अपने घर से मेरी इस आईपी को एक्सेस कर सकते हैं? सर उस सूरत में एक्सेस कर सकते हैं कि जब हम इस गेटवे पे, राउटर पे अगर एक्सेस करें और वहां पर आपने एक्सेस दिया और तब हम इंटर हो सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, यस एग्जैक्टली, वो एक मतलब एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी मैं सिंपल सी बात करूं, अभी ये मेरे लिए प्राइवेट आईपी है ना, अब ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या आप अपने घर से मेरा सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी प्राइवेट नेटवर्क पे मैं मौजूद हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली मैं इंटरनेट से जरूर बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी इस आईपी पे कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको मुझे एक्सेस करना हो तो मेरी पब्लिक आईपी पे आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरी पब्लिक आईपी क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप हैक करना चाहें तो। क्या नाम है मेरा, what is my IP? What is my IP? What is my IP.com? अब यहाँ पे देखिएगा मेरा पब्लिक एड्रेस अलग होगा, प्राइवेट अलग था, पब्लिक अलग है। ये देखिए, ये मेरा पब्लिक एड्रेस है। यानी अगर आपको मुझे एक्सेस करना तो इस आईपी से आना पड़ेगा और इस आईपी को एक्सेस करते हुए अपना काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली अभी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है, ठीक है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट अगर हम EC2 की बात करें, यार माइक म्यूट कर देंगे प्लीज। ओके, अगर हम EC2 की बात करें, EC2 के अंदर भी तो हमें दो आईपीज मिलती हैं, किसी ने नोट किया? एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट होती है। हम हमेशा जो एक्सेस करते हैं वो पब्लिक को एक्सेस करते हैं इंटरनेट से, ऐसा ही है। प्राइवेट आईपी भी तो मौजूद होती है वहां पे, नोट किया कभी? जी सर, दो आईपीज होती हैं उसका ना, दो आईपीज होती है। आप वापस से अगर किसी को याद नहीं है तो EC2 की मशीन अपन रन कीजिएगा और रन करके देखिएगा, उसके पास दो आईपीज नजर आएंगे आपको, प्राइवेट आईपी भी होगी और पब्लिक आईपी भी होगी। तो हम जो एक्सेस करते हैं इंटरनेट से, ओवर द इंटरनेट पब्लिक आईपी एक्सेस करते हैं, और प्राइवेट आईपी अगर मुझे आपस में दो सिस्टम्स को बात करवानी हो, आपस में दो सिस्टम से क्या मतलब है? थ्रू आरडीएस। चलें थ्रू आरडीएस भी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर मैं कहूँ कि मैंने दो मशीन EC2 की अपन रनिंग की है, तो क्या वो दो मशीन आपस में प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है? जी, अगर वो सेम उस पे है, अवेलेबिलिटी सेम, हाँ एग्जैक्टली, सेम रीजन सेम सब पे है तो वो बात कर सकती है डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, क्लाउड है, रीजन है, अवेलेबिलिटी जोन है, फिर हमने एक अपना क्लाउड बनाया,
उस क्लाउड के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भले अलग अलग मशीन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, आपने देखा होगा कि अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं तो बात नहीं करवा सकते मशीन्स को। अवेलेबिलिटी एक अवेलेबिलिटी जोन की EC2 की मशीन अलग होती हैं और अवेलेबिलिटी जोन 2 की EC2 की मशीन अलग होंगी, ऐसा है? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों को एक नेटवर्क में लेके आना है, आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक आपको VPC बनाना पड़ेगा। VPC बना VPC बना के उसको VPC के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं दिखाऊं VPC का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं EC2 कहाँ गया? अच्छा, ये देखें, ये आपका बन गया, ये आपका प्राइमरी एंड पॉइंट है। जो मैं कह रहा था ना, आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा जिसको आप एक्सेस करेंगे, तो वो ये रहा। अभी इसमें डेटा वेटा कुछ भी नहीं है, तो अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन ये इसका एक्सेस पॉइंट ये रहा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि क्लीन हो जाए। हाँ, बैकअप की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डायरेक्ट डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, अब ये डिलीट हो रहा है, इसको होने देते हैं। हम चलते हैं EC2 पे जल्दी से, और EC2 की एक मशीन को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, नेटवर्क सेटिंग्स, यहां पे अभी ये कौन सा यूज कर रहा है? डिफॉल्ट यूज कर रहा है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि इस रीजन के लिए इन्होंने एक डिफॉल्ट VPC बनाया हुआ, तो वो यूज कर रहा है। तो अब मैं अगर अपना एक VPC बना दूं और वो VPC यहाँ पे अगर शो हो रहा हो, तो मैं उसको सिलेक्ट कर दूं और जितनी मशीन्स बनाऊं सबको वही वाला VPC दूं, तो क्या वो एक नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिक? जी सर। ठीक है, तो फिर आप अपनी मशीन्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करने का क्या मतलब है, ये भी अभी देखते हैं। ये देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। इंटरनेट गेटवे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास हर एक रीजन के ऊपर एक इंटरनेट गेटवे अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखें, पब्लिक सबनेट है, वो तो डायरेक्ट आपके इंटरनेट गेटवे से बात करते हुए इंटरनेट पे चले जाता है। यहां तक पहले ये बताएं, इस वाले पब्लिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है? इशू नहीं। नो सर। कोई इश्यू नहीं है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेट प्राइवेट की जब हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे पॉसिबल है ना कि मशीन्स को अपग्रेड करना हो, क्या कहते हैं, मशीन को अपग्रेड करना हो, कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, या प्राइवेट का मतलब ये है कि इसको हम चाहते यही है कि ये सिक्योर है, इसको कोई इंटरनेट से एक्सेस ना कर सके। क्या पहले तो ये बताएं, क्या ये ऐसा है? अभी डायग्राम के हिसाब से ऐसा सही बना हुआ है कि इसको हम डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते? जी सर, अभी सिर्फ सही। आप सिर्फ उसको आउटर वो दे रहे हैं। हाँ, इनसाइड exactly। नहीं है। पब्लिक प्राइवेट से बात जरूर कर सकता है, लेकिन प्राइवेट जो नेटवर्क है वो आप डायरेक्ट इंटरनेट से कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हाँ, अब मसला ये है कि मुझे प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट से कनेक्ट भी तो करवाना है, ताकि मेरे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकूं, या कोई इंटरनेट का जो भी काम है मुझे एटलीस्ट खुद तो करने है ना। तो इसके लिए मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा? नेट गेटवे, नेटिंग जिसे कहते हैं। अब इससे क्या होगा, मैं बात करूंगा नेटिंग से, और नेटिंग बात करेगा फिर किससे? हमारे इंटरनेट गेटवे से, जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है हर रीजन के ऊपर एक। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम आपको एक बीच में क्या ऐड करवाना पड़ेगा? नेटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है नेटिंग का। वही कह रहा हूँ कि ये पूरा टू बी वेरी स्पेसिफिक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स के लिए और नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ज्यादा सिस्टम ऑपरेशंस के लिए। तो बस आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर मुझे प्राइवेट से डायरेक्ट इंटरनेट से बात करनी है, तो इसके बीच में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? नेटिंग। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आउटिंग है, मतलब आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। नेटिंग से आप आउट गोइंग कर सकते हैं, इनकमिंग नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने
कोई इंटरनेट से आया, नेटिंग पे आया और नेटिंग से डायरेक्ट आपके सिस्टम पे आ गया प्राइवेट पे, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट से नेटिंग में जाएगा, नेटिंग से इंटरनेट पे जाएगा और वही रिस्पॉन्स वापस आएगा बस। बाकी कोई आपको बाहर से थ्रू आउट इंटरनेट वर्ल्ड आपको कोई प्राइवेट पे कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसको बताएंगे नहीं। ये सिक्योरिटीज हैं, नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी भी है और सिक्योरिटी ग्रुप्स भी है। सिक्योरिटी ग्रुप्स तो आपको पता है ऑलरेडी, हमने EC2 वगैरह के ऊपर यूज किया है। अब नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी कैसी है ये देख लें आप। अ फायरवॉल विच कंट्रोल्स ट्रैफिक फ्रॉम टू सबनेट, यानी किसी भी सबनेट पे आप जाना चाहो तो आप इसकी एक नेटवर्क ACL बना दोगे, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और इसके अंदर ये अच्छी चीज है कि कैन वी हैव अलाउ और डिनाई। आप टू बी वेरी स्पेसिफिक अलाउ भी कर सकते हो और डिनाई भी कर सकते हो। लेकिन जब हम EC2 के सिक्योरिटी ग्रुप में बात करते थे तो हम हमेशा किसकी बात करते थे? अलाउ की। कभी हमने डिनाई की बात की थी इसमें? टू बी वेरी स्पेसिफिक हम सब ओपन रखते थे। होता है। ठीक है, तो हम हमेशा अलाउ करवाते थे, जैसे पोर्ट 80 अलाउ करवा दिया, कुछ और अलाउ करवा दिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ था कि अभी मैंने ऐसा कहा हो कि पोर्ट 80 को नहीं है एक्सेस करना, बाकी सबको एक्सेस कर लो? पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप, आप कैसा सिक्योरिटी ग्रुप है। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी ना, मतलब यही Manually। कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कर। हाँ, इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट डिनाई कर सकते हो। आप बोलो कि भाई सब कुछ अलाउ है, डिनाई कर दो किसको? HTTP 80 को। पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। पॉसिबल। इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर हम कहेंगे कि क्या सबको अलाउ कर दो और सिर्फ 80 को अलाउ मत करो। तो इसका मतलब क्या है? सारी चीजों को मुझे मैनुअली जाके क्या करना पड़ेगा? अलाउ करवाना पड़ेगा और 80 को अलाउ नहीं करवाना पड़ेगा, यानी उसको मैं रूल के अंदर ऐड ही नहीं करूंगा तो वो डिनाई ही रहेगा। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ठीक। तो ये एक लेयर आपके पास एक और ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे रूल्स ओनली इंक्लूड वन IP एड्रेस, यानी एक नेटवर्क इंटरनेट गेटवे होगा तो डेफिनेटली एक IP एड्रेस होगा उस पर, और उस पर ये रूल चल रहा होगा। आपका सारा नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ये देख लें सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ACL, ये आप रीड कर लीजिएगा डिटेल के अंदर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। अब कोई भी इंटरनेट से या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चेक करनी हो कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जिस तरीके से अभी आपकी पोर्ट 80 के ऊपर आप लोग एक्सेस करने जाते हो और वो एक्सेस अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है? VPC फ्लो लॉग्स। इसके अंदर लॉग्स अवेलेबल हैं, तो आपके सारे के सारे लॉग्स इसी के अंदर आ जाते हैं। सबनेट टू इंटरनेट, सबनेट टू सबनेट, इंटरनेट टू सबनेट, जो भी एरर्स आ रहे होंगे, मॉनिटरिंग करनी होंगी, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? VPC फ्लो लॉग्स के अंदर। ठीक है क्या? अब ये जरा कॉन्सेप्चुअल है, ये जरा जरूर समझिएगा। अब आपने अलग अलग VPC बना लिया, अलग अलग क्लाउड बना दिया अपने अपने ही प्राइवेट, एक क्लाउड, दो क्लाउड, तीन क्लाउड। अब आपको एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड से बात करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हॉरिजॉन्टल पियरिंग करनी पड़ेगी। ये रही, आपने एक दफा ये समझ लें कि आपने की VP A को B के साथ पेयरिंग कर दी, तो अब A वाला नेटवर्क B वाले नेटवर्क से इजीली बात कर सकता है। अब मैंने A और C को कर दी, पेयरिंग कर दी, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं कि मैंने अभी इसकी पेयरिंग नहीं की B और C की, अभी किसकी पेयरिंग की है? A B की और A C की। तो क्या B C बात कर सकते हैं आपस में? ऐसा पॉसिबल है कि मैं B से A पे चले जाऊं और A से C के पास चले जाऊं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको B से C को बात करवानी है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, असल में होता यह है कि जब इसकी बात करेंगे तो इसका सबनेट अलग होगा, इसका सबनेट अलग होगा और इसका सबनेट अलग होगा। जब मैं पेयरिंग की बात करता हूं तो अब इसने क्या किया? इसने कहा कि हाँ ये दोनों सबनेट आपस में बात कर सकते हैं। जब यहाँ पे किया तो इसको पता है कि ये दोनों सबनेट आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब कहा कि मैंने इसको जब पेयर नहीं किया हुआ तो क्या सबनेट, ये दोनों सबनेट अलग अलग है ना, और ये पेयर भी नहीं है, तो क्या मैं इसके थ्रू भी घूम के आ सकता हूँ यहाँ से? नहीं सर, नहीं आ सकते। नहीं आ सकता। इसका रीजन ये है कि
जब तक मैं इसका सबनेट और इसका सबनेट अलाउ नहीं करवाऊंगा कि आपस में बात करें, तो ये लोग बात नहीं कर सकते। और बात करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वीपीसी पेयरिंग। और एक वही वाली बात है, ये एक लाइन मस्ट है, इसकी ये जरूर देख लें क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, जरा आप ये पढ़े। मैं 1 मिनट पानी की बोतल लेके आता हूँ। आईपी एड्रेस रेंज है वो ओवरलैप भी होनी चाहिए। ये वाली स्लाइड शेयर की है सर ने? हाँ जी, पढ़ा आपने, क्या मतलब है इसका? आईपी एड्रेस रेंज जो है ना सर, वो अलग अलग होनी चाहिए सर, सेम नहीं होनी एग्जैक्टली। चाहिए। हो सकता है कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अलग है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अलग है, तो आपने यहाँ पे भी रेंज वही दे दी 10.0.0/16 और यहाँ पे भी वही दे दी। आपने सोचा कि यार ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो दोनों तो डेफिनेटली अलग है, तो आपस में मसला नहीं होगा, बाकी में मसला नहीं होगा। लेकिन मसला कब होगा? जब आप इसकी क्या करेंगे, जब पेयरिंग करेंगे तो वो सेम नेटवर्क कंसिडर करेगा, तो Exactly. उसकी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जब भी आप अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाओ, तो आपको अपनी जो CIDR है, रेंजेस को डेफिनेटली आपको अलग करना पड़ेगा। सेफ साइड हमेशा अलग ही बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। इससे फायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को पेयरिंग करनी हो तो मसला ना हो। ठीक है, कोशिश यही करें कि आप जब पूरा नेटवर्क आपके हाथ में होता है, तो फिर आप कोशिश करें कि जब भी आप VPC बनाए तो अलग अलग सबनेट्स के बनाए, ताकि कभी भी आपको अगर आपस में पेयरिंग करने की जरूरत पड़ी इन फ्यूचर तो प्रॉब्लम ना हो। VPC एंड पॉइंट्स, जी बोले सर, जब हमारा एक प्राइवेट क्लाउड जो है पब्लिक आईपी को यूज करके दूसरे से बात कर सकता है, तो हमें पीरिंग करने की क्या जरूरत है? वो फिर घूम के आएगा ना। और जरूरी नहीं कि आप वर्चुअल प्राइवेट जो आपने बनाया वो इंटरनेट से बात कर रहा हो, पॉसिबल है कि वो इंटरनेट के बगैर चल रहा हो, सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट चल रहा हो, पॉसिबल है। सर, उसमें राउट टेबल होते हैं ना, तो हम किसी दूसरे को एक्सेस जो है ना वो भी ब्लॉक कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, वो और डीप चले जाएगा, आप जा सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल। अच्छा जी, VPC एंडपॉइंट्स क्या है, पढ़िए जरा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी आप कह रहे थे ना, कि अगर जब हम इंटरनेट से बात कर रहे हैं तो फिर हमें ये करने की क्या जरूरत है। अब जरा ये पढ़े इसके बारे में। समझ में आई बात कुछ हद तक? जी सर, ऐसा है जैसे Yes, इस तरह है कि अगर कुछ बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेस अगर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना के सिर्फ उस पर कनेक्ट करते हैं और वो इंटरनेट पर नहीं जा रहे। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप यही वाली बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट किया था कि मेरी प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी वाला, अब मुझे ये बताएं कि मेरे साथ प्राइवेट नेटवर्क पे ये लोग मौजूद है। अब मुझे अगर डेटा शेयरिंग करनी है इनके साथ, तो अगर मैं प्राइवेट से करूंगा तो फास्ट होगी या ओवर द इंटरनेट घूम के आऊं तो फास्ट होगी? सवाल है आप लोगों से। डेफिनेटली प्राइवेट नेटवर्क पे जो होगा वो फास्ट होगा, लेटेंसी कम होगी ना उसकी। जी सर। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी करने को। तो हम डेफिनेटली हम S3 को डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, DynamoDB को डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजों को डायरेक्ट इंटरनेट से तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से एक्सेस करने में ओवरहेड है, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट पे बैंडविड्थ जाएगी, सारी चीजें होंगी। जबकि ऑलरेडी AWS का ये जो क्लाउड मौजूद है उस पर तो हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। और जब हम प्राइवेट नेटवर्क की बात करेंगे तो प्राइवेट नेटवर्क का फायदा यही है कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, इंटरनेट की डिपेंडेंसी आपकी हट गई। सर जी, VPN भी इंटरनेट पर नहीं होगा? मैं आ रहा हूँ, वो नेक्स्ट टॉपिक अभी आता हूँ, आगे ही है थोड़ा सा, अब देखते हैं आगे। अब ये क्या हुआ, ये देखिए प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है, इसको हमें कनेक्ट करवाना हो तो हमारे पास ये प्राइवेट गेटवे से हमने इसको कनेक्ट करवाया हुआ है। तो आप S3 से भी बात कर सकते हैं, DynamoDB से भी बात कर सकते हैं, जो भी है आपके इजीली बात कर सकते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है सर? इसमें इन दोनों में ये सर VPC जो एंड पॉइंट्स हैं, गेटवे है कि इंटरफेस? ये VPC एंडपॉइंट गेटवे है ना, यानी यहाँ से आप कनेक्शन, मतलब आप एक अपना गेटवे एंडपॉइंट बनाओगे VPC का,
इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी किसी भी सर्विसेज से डायरेक्ट बात कर सकते हो, ओवर द इंटरनेट जाने की जरूरत नहीं है आपको। वरना तो अगर ये नहीं होगा तो आपको प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर पब्लिक डालना पड़ेगा, पब्लिक से आपको इंटरनेट को एक्सेस करवाना पड़ेगा इसको। ठीक सर। और सर दूसरा जो है इंटरफेस वाला जो है, इंटरफेस ये वही एक कार्ड आपके सिस्टम में जिस तरीके से आपके कार्ड्स लगे हुए होते हैं ना मैनुअली, तो ये आपको समझ लो फिजिकल नहीं है, वर्चुअल कार्ड लग जाएगा इसमें, जो कि ENI कहलाता है, वर्चुअल इंटरफेस आपका एंड पॉइंट इंटरफेस। और वो डेफिनेटली आपकी क्लाउड से बात करने के लिए। क्लाउड वॉच क्या किसी को पता है? ये सर मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर है जो मॉनिटर करता रहता हूँ। लॉग्स, हाँ डेफिनेटली। सारे जो लॉग्स आपके AWS के सारे लॉग्स जो जा रहे होते हैं वो किस पे जा रहे होते हैं? क्लाउड वॉच पे। क्लाउड वॉच एक सर्विस है और वो सर्विस पूरा एक हमारे पास टॉपिक है, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे इसको। अब सर इसके सही एंड पॉइंट्स के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है फिर भी? नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यही तो मजे की चीज है, इस पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये एंड पॉइंट आपका लोकल बात कर रहा है, यानी AWS के क्लाउड से और डायरेक्ट बात कर रहा होगा, ये इंटरनेट से ओवर द इंटरनेट नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि इसलिए इंटरनेट सर्विसेज हमें चाहिए होती है, जरूरत है प्राइवेट। हाँ हाँ, अगर आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए तो ये अभी हमने देखा था ना इससे पहले वाला सी, ये वाला काम करना पड़ेगा ना। ये इंटरनेट के लिए है, मैं अभी इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कह रहा हूँ दूसरी सर्विसेज को यूज करने की बात कर रहा हूँ AWS के, लाइक S3। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो S3 है। DynamoDB हमने पढ़ा, इलास्टिक कैशे पढ़ना है तो इलास्टिक कैशे भी हम यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम AWS क्लाउड को असेस करके ये जो अपनी सर्विसेज है हम प्राइवेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, दूसरा गुजरात में बैठा हुआ है, तो वो अपने प्राइवेटली नेटवर्क से काम इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे से। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लोअर लेटेंसी में। ये भी मजे की चीज है। अब जरा ये देखें, अब मुझे अगर अपना VPC को कनेक्ट करना हो तो क्या तरीके हैं, मतलब वर्चुअल प्राइवेट को कनेक्ट करना हो क्या तरीके हैं? एक तरीका क्या होता है जो अभी किसी साहब ने सवाल किया था, क्या हम VPN यूज नहीं कर सकते? तो ये रहा VPN। ये क्या करेगा, ओवर द इंटरनेट जाएगा, एक VPN SSL इंक्रिप्शन के साथ VPN बनेगा, फिर ओवर द इंटरनेट हम इसको एक्सेस करेंगे VPN के थ्रू, पॉसिबल है। ठीक है, ये एक चल रहा है काम। VPN बनेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनेगा। ये वर्चुअल VPC का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी आप किसी एक टूल की मदद से आप इसी ओवर द इंटरनेट क्या कर देते हैं, उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। किसी ने VPN यूज किया? वैसे सबने यूज किया होगा मोस्टली। जी मैंने नहीं यूज किया अभी तक। ओके, VPN का मतलब ये होता है, जैसे अभी मैं कराची में बैठा हुआ हूँ ना, अब मुझे लेट से कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करनी है US वगैरह की या इंग्लैंड वगैरह की, जो सिर्फ US का बंदा ही एक्सेस कर सकता है, यानी US का नेटवर्क होगा तो ही मैं एक्सेस कर सकूंगा। तो क्या करना चाहिए उसके लिए मुझे? VPN यूज होता है, ये पता है मुझे कि जो फर्क बैन हुई थी YouTube पीछे कुछ अर्सा पहले, तो उसको VPN इस्तेमाल किया जाता ये बिल्कुल जबरदस्त एग्जांपल दिया आपने। YouTube बनवा था पाकिस्तान के लिए किसी टाइम पे, तब लोग VPN के थ्रू जाते थे। तो VPN का मतलब ये होता है कि आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे पास भी मौजूद है, मैं दिखाऊं। सही है, टनल ही बना देता है दोनों साइड्स के दरमियान। सही है। टनल बजाय इसमें डायल नहीं करना पड़ेगा VPN, आप डायरेक्ट दोनों साइड को यूज कर लेंगे। ये देखिए, ये VPN मौजूद है। ये देखिए, अगर मुझे किसी भी नेटवर्क मतलब किसी भी शहर से कनेक्ट होना तो ये देखिए ये मौजूद है। जर्मनी से होना है, व्हाटएवर जहाँ से भी होना तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमें हमारा यूज करने का मकसद ये होता है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं या बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती इंटरनेट पे आपके पाकिस्तान को, तो हमें फिर VPN यूज करते हुए इसको यूज करना। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये सर, ये नोट क्या है? नोट VPN पेड है ये जो आपके पास है? जो मेरे पास है ये पेड है, पेड है ये। इसका नाम तो बता नहीं सकता, वरना तो बहुत सारे। मैं आपको अगर आपको यूज करना हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूज करें ओपेरा। ओपेरा है किसके पास, मतलब आप लोग यूज करता है कोई ओपेरा? सर जो दूसरे में है, इसमें नहीं दूसरे में। हाँ, अगर करें तो आप लोग ओपेरा यूज करें। ओपेरा का तो बिल्टन VPN है भाई, मैं दिखाता हूँ। मैंने काफी टाइम पहले यूज किया था, लेकिन है इसका खुद का अपना VPN है, तो फिर आपको किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है।
है तो सही, इसका अपना ही VPN है मुझे जहां तक 100% याद है ओपेरा का। ये रहा, ये इसके अंदर बिल्टन है VPN। तो आप अगर यूज करना चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपको किसी भी थर्ड पार्टी VPN यूज करने की जरूरत नहीं, आप ओपेरा यूज करें। ओपेरा के अंदर तो बिल्टन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यूज करें इसको विदाउट एनी चार्जेस। चलें, तो खैर एक तरीका तो यही था कि ओवर द इंटरनेट, और एक है डायरेक्ट कनेक्ट। जब हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट में क्या फायदा होगा? फास्ट एक्सेस। क्यों? सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगी, सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगी, और डायरेक्ट एक्सेस है ओवर द इंटरनेट के ऊपर, वही वाला लेटेंसीज और ये सारे इश्यूज आएंगे। लेकिन ये एक्सपेंसिव होगा बड़ा। चैनल क्या होगा डायरेक्ट एक्सेस में? चैनल क्या मिलेगा? डायरेक्ट एक्सेस DX एक कनेक्ट का ऑप्शन है ये। डिजिटल डायरेक्ट क्रॉस नेट, यस। सर नोट क्या लिखा हुआ है ये? साइड टू साइड VPN एंड डायरेक्ट कैन नॉट एक्सेस VPN एंडपॉइंट, VC एंडपॉइंट। हाँ, VPC एंडपॉइंट, VPC एंडपॉइंट को हम डायरेक्ट VPN और इससे एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? VPC एंडपॉइंट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक किसके लिए है? आपकी क्लाउड की सर्विसेज के लिए है ना। ये तो मैं ऑन प्रीमिसेस यानी कहीं और बैठा हुआ हूँ ना जी। लेकिन जब VPC की बात करता हूँ तो VPC अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम लोग VPC की मदद से हम AWS की सर्विसेज को कनेक्ट करवा सकते हैं आपस में, एंड पॉइंट बना के वो दे देता है। लेकिन मैं उस एंड पॉइंट से VPN कनेक्ट नहीं कर सकता, ना डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकता। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो फिर तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे VPC को सर? VPC को तो हम मतलब VPC आपकी सर्विसेज के साथ डायरेक्ट बात कर सकती है ना। आपको इस सर्विस का एक्सेस आपको पता है कि कहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक्सेस करोगे तो वो VPC के थ्रू ही जा रहा होगा। VPC एंडपॉइंट बनाएंगे। डायरेक्टली VPC से कनेक्ट नहीं हो सकता? हाँ, यहाँ पे VPN जो है, VPN को हम डायरेक्टली VPC से कनेक्ट नहीं करवा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने VPN कनेक्ट किया और डायरेक्ट इस एंड पॉइंट से कनेक्ट कर लिया, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थ्रू चैनल आना पड़ेगा। थ्रू चैनल आना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हमने देखा VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सबनेट्स, ये भी हमने देखे। इंटरनेट गेटवे हमने देखा, नेटिंग गेटवे देख लिया, सिक्योरिटीज के हवाले से NS देखा, ये EC2 के ऊपर जो सिक्योरिटीज होती है वो भी देखी हुई हमने पहले से। पेयरिंग हमने समझा कि दो प्राइवेट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाने के लिए बीच में पेयरिंग होती है। VPC एंडपॉइंट्स देखे कि AWS के सर्विसेज के साथ हम यूज कर सकते हैं। VPC फ्लो लॉग्स का मतलब नेटवर्क के ट्रैफिक के सारे लॉग्स आपके पास। VPC लॉग्स के अंदर आप इंटरनेट पे क्या एक्सेस कर रहे हो, कौन से वेबसाइट पे गए हो, ये सारी चीजें आपको जो अगर देखनी हो, पूरी का पूरा किस पे मिल सकता है, वो सारा का सारा आपको VPC लॉग्स के अंदर। ये आप अगर आपने देखा हो कभी इंटरनेट प्रोवाइडर्स के पास जो सर्वर्स लगे होते हैं उस पर सारे लॉग्स आ रहे होते हैं, तो ये वही वाला काम। यस, साइड टू साइड VPN भी हमने देखा कि पब्लिक इंटरनेट के थ्रू भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, और डायरेक्ट कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी हम AWS कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्ट को थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि ये अभी तक हमारे ज़हन में ये चल रहा है कि ये इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस हो रहा होता है। ये हमारा क्या प्राइवेटली क्लाउड होगा क्या? प्राइवेटली क्लाउड नहीं है, डायरेक्ट करने के ऑप्शन है जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी है नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास ये अगर ये मैं एक्सप्लेन करूँ, फर्ज करें अगर एक आपने मॉडेम लगाते हैं अपने टेलीफोन लाइन के साथ और दूसरा मॉडेम अपनी ऑफिस में रख लेते हैं, तो ये डायल करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा एज अ इंटरकॉम काइंड ऑफ डायल अप कनेक्शन की जैसी चीज है। हाँ जी, नहीं, अगर आपकी फाइबर ऑप्टिक किसी प्रोवाइडर से लेते हैं, आप उससे कहते हैं कि आपने 2 पॉइंट के दरमियान फाइबर मुझे टर्मिनेट करके देनी है और इस पे कोई दूसरा बंदा ना आए, तो ये भी डायरेक्ट होगा। ओह थैंक यू। ये बैंक्स यूज करते हैं, बैंक्स अपनी कनेक्टिविटी में डालते हो इंटरनेट के ऊपर ताकि उनकी कम्युनिकेशन सिक्योर रहे। हमारे यहाँ कराची के अंदर है ना फाइबर ऑप्टिक्स कंपनी है जो कि काफी फेमस है, तो उसके जो है ना नेटवर्क्स पूरे कराची के अंदर मोस्टली जगह पर है। तो अगर आप चाहते हो ना कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ कराची के एक कोने में और मुझे एक दूसरे कोने में एक प्राइवेट नेटवर्क चाहिए, तो अगर मेरे पास वही वाला नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मुझे एक
प्राइवेट बना के दे दो ताकि मैं टनलिंग कर दो ताकि मैं दोनों के सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकूं बहुत इजीली, क्योंकि हर यहाँ पे जो है ना एरिया वाइज डिवाइड हुआ है ना, वीपीसी बने हुए हैं, एक एरिया एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना हुआ है, एक दूसरा एरिया दूसरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा सिस्टम किसी और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ बात कर सके, तो इसको मुझे करवाना पड़ेगा, जो कनेक्ट होगा वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो टेबल के अंदर राउटिंग वगैरह होकर सारी चीजें हो जाती है। लेकिन ये वाला एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा टनलिंग वाला, टनलिंग डायरेक्ट एक्सेस करेगा और इंटरनेट पे नहीं जाएगा क्योंकि नेटवर्क तो पूरा एक ही है ना दोस्त, एक ही नेटवर्क पर आ जाएंगे। सही है। यस, वरना तो दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं दूसरे अल्फाजों में आपको समझाऊं तो हम लोग यूज कर लेते हैं एनीवेयर यूज कर लिया, एनी डेस्क यूज कर लिया, टीम व्यूअर यूज कर लिया, हम कनेक्ट तो कर लेते हैं उसके सिस्टम में, लेकिन ये किससे के थ्रू जा रहा है पूरा का पूरा इंटरनेट पे ओवर द नेटवर्क जा रहा है। लेकिन जब हम विंडोज की बात करें तो विंडोज के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप में अगर मैं उसकी मैं आईपी दे दूं और मैं अपने सिस्टम से कनेक्ट करूं तो ये डायरेक्ट टनलिंग हो गई ना, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया मैं उसके साथ। वो तो सर चैनल पीछे कुछ भी हो सकता है वैसे उसमें तो। हाँ मतलब टूल आप कोई भी यूज करें, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर टीम व्यूअर ओवर द इंटरनेट जा रहा है, रिमोट डेस्कटॉप की बात करूं तो उसमें भी मैं पब्लिक आईपी दे सकता हूँ, लेकिन टू वेयर स्पेसिफिक अगर प्राइवेट आईपी दूंगा तो वो मेरे लिए डायरेक्ट कनेक्ट करके दे देगा। हाँ डायरेक्ट, अगर आईपी पब्लिक है तो प्राइवेट है तो ठीक है। कहीं से बैठ के सर इसको सेट कर सकता हूँ रिमोट डेस्कटॉप के लिए? सॉरी वापस बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ रिमोट डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है इसको मैं कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर हाँ सकता हाँ, हूँ? कहीं से भी कहीं से भी कहीं से भी। मेरे पास विंडोज नहीं है, अगर किसी के पास विंडोज है तो रिमोट डेस्कटॉप आपके पास ऑप्शन होता है। मुझे इसकी शॉर्ट कमांड याद नहीं आ रही, वरना तो रन में जाके हम लिखते थे तो रिमोट डेस्कटॉप का पूरा वो ये लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना इंटरनेट पे नहीं जाता है, ये आप अगर विंडो उसी नेटवर्क पे अवेलेबल है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ना रिमोट डेस्कटॉप से। ओवर द इंटरनेट डायरेक्ट ओवर द इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप को तो। लेकिन सर वो फिर डायरेक्ट कनेक्शन में ना आएगा, वो तो फिर हाँ वो फिर दूसरे पे डीसी, चला हाँ जाएगा। हाँ डीएक्स वो कनेक्शन डीसी नहीं रहा। हाँ जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऑप्शंस हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, 3 टायर सॉल्यूशंस आर्किटेक्चर सवाल आता है हमारे पास एडब्ल्यूएस के अंदर, क्या है ये? दो की टॉपिक काफी नहीं होगी। अच्छा चले आज इसको नहीं करते, छोड़ते हैं। अब मैं आता हूं जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके सॉल्यूशन की तरफ। याद है क्या क्वेश्चन था लास्ट? प्रॉब्लम मैंने दी थी सर, रिफ्रेश की थी आपने यूज फैक्ट के साथ, जब अपडेट होगा तो वो सारी रे को अपडेट रेंडर करेगा ना। तो उसका सॉल्यूशन किसी को मिला? किसी ने प्रैक्टिस भी की? पहला तो सवाल ये है, किसी ने चला के भी देखा कि कंडीशन बेस्ड एंट्री में नहीं आता, उसमें एक दफा टॉपिक पढ़ा था हमने। तो कंडीशन में भी कैसे करेंगे? अब मुझे सवाल यही है ना आपका, जब हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, स्टेट अपडेट का मतलब क्या होता है? उसको री रेंडर करना ही करना है, ऐसा है? ओके, यानी किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की, मजे की बात है। री रेंडर तो करेगा सर जब स्टेट चेंज हो जाएगी। हाँ तो मतलब सॉल्यूशन निकाला आप लोगों ने? ये तो प्रॉब्लम तो था ही ना, प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये देख के आइएगा आप कि स्टेट चेंज हो जाए और री रेंडर ना हो सर। हाँ मतलब जो टू बी वेरी स्पेसिफिक सवाल क्या था मेरा, मैं वापस बताता हूँ आपको। मैं शायद उसका सॉल्यूशन ही लिख रहा था, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया वो, लेकिन फिर सवाल क्या था कि हमारे पास दो हैं कंपोनेंट्स, एक स्टूडेंट लिस्ट है और एक क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। इन स्टूडेंट डिटेल इज यूआई कंपोनेंट which only renders student details, ठीक है। और दूसरे कंपोनेंट में क्या है, इन स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट have a state of student list in which we have student details. Let's say we have 50 students, सही है, we have 50 students। अब होता क्या था कि ये हमने स्टूडेंट्स की स्टेट बनाई, अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि हर 2 सेकंड के बाद यूजर की कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। यानी ये 50 स्टूडेंट है, इसमें से ये मैंने रैंडम कंडीशन लगाई हुई है। मैं इसका जरा फॉन्ट सही कर दूं, आई थिंक कितने बताया 18 का, चले 18 देख लें आप। ये देखें हो क्या रहा है,
हमने एक रैंडम इंडेक्स उठाया, यहाँ पे कोई ना कोई एक इंडेक्स आ जाएगा, कभी कभी आएगा 1 आ गया, कभी आ गया 14 आ गया, कभी आ गया कोई सा भी स्टूडेंट पिक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट पिक करेंगे यहाँ पे, और उसका हम कोई ना कोई है ना, लेट से एड्रेस अपडेट कर रहे हैं या प्रोफाइल Address इमेज update अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट अपडेट। हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि मैं जब भी इसको अपडेट करूंगा तो ये पूरी स्टूडेंट की लिस्ट अपडेट होगी। अब ये जब भी पूरी स्टूडेंट की लिस्ट अपडेट होगी तो ये जब भी चलेगा तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को दोबारा रेंडर करेगा। हाँ, तो प्रॉब्लम ये थी कि ये सबको रेंडर कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, जबकि मैं कितने स्टूडेंट्स को अपडेट रहा हूँ, सिर्फ एक को, एक टाइम पे एक, तो कितने अपडेट होने चाहिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हर टाइम एक। तो ये प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन किसी ने नहीं देखा। तो सर ऑटोमेटिकली नहीं करता, जो चेंज हो जाता है सिर्फ उसी को ये? नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं है, तो जादू तो नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए ना, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेट अपडेट होगी, आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो स्टेट के अंदर तो पूरी एरे की स्टेट अपडेट हुई, तो एरे की स्टेट अपडेट हुई, ये री रेंडर हुआ तो उसको पता है कि स्टूडेंट डॉट मैप चलाना है, ये स्टूडेंट डॉट मैप यानी 50 दफा दोबारा चलेगा। रिप्रिंट को ओवरराइट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम था और यही तो सॉल्यूशन चाहिए था। अभी तो देखिए, ये सिर्फ मैंने क्या बनाया हुआ है, यूआई कंपोनेंट है ना, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जब भी ये कंपोनेंट रेंडर हो उसमें चेक लगा तो यहाँ पे भी एपीआई कॉल हो? पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, कि आप कोई और डेटा भी लेके आ रहे हो किसी स्टूडेंट की आईडी के बिहाफ पे, या जब उसको पता हो कि कौन सी चीज स्टेट चेंज हुई है उसको रेंडर करे सिर्फ। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम था भाई, जो सॉल्यूशन आप लोगों को ढूंढ के लेके आना था, आप लोगों ने काम ही नहीं किया, इसका मतलब। चले, अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, सॉल्यूशन में जरूर बताऊंगा, और लेकिन उसके लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, मैं वही करने जा रहा था। आप लोग सारे लिंक्डइन पे हैं? बिल्कुल सर। यस सर। सर ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आज पोस्ट कर दूं या तो कल सुबह पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन। वैसे भी सॉल्यूशन अभी बता देता हूँ आपको। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, मैं अभी सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल सॉल्यूशन में आपको बता दूंगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अब जरा इसके बारे में जब तक आप पढ़ें थोड़ा सा कि ये क्या है, इसको यूज मेमो। सर ये तो स्टेट को होल्ड करके रखता है यूज मेमो। हाँ, तो इसका फायदा है या नहीं हो, फायदा होगा या नहीं होगा इस केस में अगर मैं इसको यूज करूँ तो? सर फायदा मतलब जब भी स्टेट अपडेट होगी ये होल्ड करेगा स्टेट को, आगे क्या करेगा सर? यही तो सवाल है। ये देखिए, मैंने सॉल्यूशन बता दिया ना आपको, ये यूज मेमो से ये मसला सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मैं ये बना ही रहा हूँ, ये पूरा बना के मैं पोस्ट करने वाला हूँ लिंक्डइन पे, तो आपको सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों वहीं पे पोस्ट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि इसको यूज करते हुए ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब थोड़ा सा टाइम अगर आप लोग खुद अपने लिए निकालें तो सॉल्यूशन तो यही होगा कि हम उसको कैप्चर करें कि कौन सी एम्प्लॉय चेंज हुआ है और सिर्फ उसी को रेंडर करें। कैसे, सवाल अभी भी तो वही है मेरे दोस्त, कैसे? क्योंकि ये तो मैप आपने लगाया हुआ है पूरी एरे के ऊपर ना। अब जब एरे पे पूरी अपडेट हो रहा है तो ये तो पूरा एरे अपडेट हो रहा है, आप कैसे चेक लगाओगे कि कौन सी टू बी वेरी स्पेसिफिक अपडेट हुआ? सवाल है मेरा पहला तो आपसे ये। सर यूज मेमो को यूज करके पहले उस स्टेट को होल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा यूज इफेक्ट कॉल कर देंगे और फिर स्टेट अपडेट हो जाएगी। करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं डेफिनेटली दे रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर दूंगा तो आप लोग देखिएगा, और कोई चीज समझ में ना आए तो वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर लीजिएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन है कि यूज मेमो करता है क्या, थोड़ा सा पढ़ें, वरना तो मैं इसकी डिटेल भी यूज मेमो की भी डालूंगा इसके अंदर, व्हाट विल डू विद यूज मेमो। और एक और चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होती है परफॉर्मेंस के लिए, यूज मेमो तो एक यूज होती है, एक और चीज है आप लोग जरूर पढ़िएगा और बहुत ज्यादा यूज होती है जब हम बड़ी एप्लीकेशंस यूज करते हैं। यूज कॉल बैक। अरे ये तो यूज इफेक्ट रिप्लेस नहीं कर दिया कॉल बैक हेल्प जो बनता था एक हमारे पास।
ना 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 ना, थोड़ा सा अलग है। पढ़िएगा, मैं वही कह रहा हूँ। ये देखें, रिएक्ट तो आ गई हमें, सही है, काम करना आ गया, हम एप्लीकेशन रिएक्ट पे बना ही सकते हैं। अब आप ये सोचें कि एप्लीकेशन बनाना आपका मकसद नहीं है, अब आपका मकसद है Efficient one. एप्लीकेशन का बेहतर करना, परफॉर्मेंस बेहतर करना। ठीक है, अब आप ये सोचे ना थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये सोच ले, अगर आप स्टूडेंट्स की जगह पे यहाँ पे, अब मैं आपको रियल एग्जांपल भी बता देता हूँ ना, चलें, स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे आप सोचें, यहाँ पे आपके पास कार्ड्स मौजूद हैं और हर सेकंड्स या हर मिनट कार की अपडेट्स आ रही है, तो क्या होगा? अब सोचें यहाँ पे अगर 100 कार्स मौजूद है उबर की, तो क्या होगा? कभी सोचा आपने ये? वो तो पर सेकंड के हिसाब से कोई ड्रॉप कर रहा है, कोई पिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो तो हर दूसरा सेकंड अपडेट हो रही होगी। और अगर यहाँ पे 100 कार्स मौजूद है तो कितनी दफा अपडेट हो रही है? 100 टाइम तो कंफर्म हो रही है, लेकिन 100 से तो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब मजाक नहीं है ना। हाँ, तो अभी हम- स्पेसिफिक को रेंडर करें। हाँ, तो अगर ये टू बी वेरी स्पेसिफिक को रेंडर करेगा तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई। अगर 1 मिनट हाँ। के अंदर भी 10 अब गाड़ियां अपडेट हो रही है तो सिर्फ 10 ही अपडेट हो रही है, ना कि 110 दफा अपडेट हो रही है। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब रिएक्ट पे काम करना आ गया हमें, ये तो अच्छी चीज हो गई। चल, रिएक्ट समझ में आ गई, काम करना आ गया। अब असल जो गेम है वो यही है कि हमें परफॉर्मेंस भी तो करनी है। जब बड़ी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलें, तो फिर ये मैं Okay. डालता हूँ। ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी कि अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज मेमो यूज करेंगे, यूज कॉलबैक भी है। यूज कॉलबैक का क्या काम है वो आप पढ़िए, वरना फिर वो भी फिर नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आपको शेयर करूं या ना करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सर जरा ये ऊपर को ठीक कर लेंगे, फिर मेरा ख्याल है तसल्ली से दूसरी करते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम बन जाएगा अगर हर बार ये अपडेट हुआ। अगर हम गाड़ियों का एग्जांपल लें, वही मैं कह रहा हूं, रियल एग्जांपल में आप सोचे तो ये प्रॉब्लम है। ये तो अभी स्टूडेंट कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बात हो रही है, लेकिन अब ये देखें, ये रियल प्रॉब्लम है ना कि गाड़ियों की अपडेट्स हाँ। कैसी सेकंड्स के अंदर हो रही है, टिक 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 टिक। अगर आप सोचें, अगर आपका हर दफा रेंडर हो रहा है तो इतना रेंडर हो जाएगा कि एक दफा में आपका ब्राउजर स्टक हो जाएगा। सिर्फ रेंडर ही करता रहेगा। नहीं, रेंडर भी करना छोड़ देगा, एक दफा इतना हो जाएगा। जब आप रियल टाइम की बात करते हैं ना, तो रियल टाइम डेटा बहुत टिक 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 आ रहा होता है, आपके पास वो हाँ। नहीं होता कि आपको पता हो कि कब आ टाइम रहा ही है। नहीं बचेगा, कुछ और करने का टाइम ही नहीं होगा। तो चले, ये प्रॉब्लम हो गई, ये समझ में आया, इसका सॉल्यूशन डालता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ। आज मैं प्रॉब्लम नहीं देता, सर आप करके ये एक पढ़ चीज लेना। और सर बता दें कि सर ये जो वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव करनी होती है, तो सर ये अब देखें रिएक्ट में हमने बना लिया, मतलब प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना ली, ठीक है, उसको एपी से रेंडर भी करवा लिया यूआई, तो सर उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है या जो मैं आप रिस्पॉन्सिव नहीं होती? हाँ, इसका सजेशन ये होता है कि आप यूज करें कोई ना कोई लाइब्रेरी, लाइक फ्रेमवर्क यूज कर लें, बूटस्ट्रैप का यूज कर लें, मटेरियल डिजाइन यूज कर लें, आर्ट डिजाइन यूज कर लें, या कोई और डिजाइन यूज कर लें। जो भी यूज कर लें, कोई फ्रेमवर्क यूज करें ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो। अगर आप खुद करने बैठेंगे तो इट टेक्स टाइम। तो आप देखिए आपकी यूआई के हिसाब से कौन सी यूआई की लाइब्रेरी आपको सूट करती है। बूटस्ट्रैप आपका काम पूरा वो करके दे रही है, वेल एंड गुड, क्योंकि जब आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो वो रिस्पॉन्सिव खुद संभालती है। मटेरियल डिजाइन यूज करोगे, रिस्पॉन्सिवनेस वो खुद संभालेगी। यहाँ डेफिनेटली उसकी जो ट्रिक्स हैं वो बतानी पड़ेगी। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हम बता देंगे कि ये मीडियम में शो होना चाहिए, ये स्मॉल में शो होना चाहिए, ये हाइड हो जाना चाहिए स्मॉल में। तो ये सारी ट्रिक्स मौजूद है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बैठ के मीडिया क्यूरीज नहीं लिखनी, वो सारा काम खुद ही करके देगी। हाँ, हो सकता है कि किसी यूआई की वजह से थोड़ा सा पार्ट ऊपर नीचे हो, तो थोड़ी सी पार्ट की यूआई करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो मैक्सिमम काम हो जाएगा आपका। सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो ये हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे फिल्टर्स लगाते हैं कि मैन का हो, तो सर इसका सर क्या इसकी भी लाइब्रेरी है कि ये भी खुद सारी लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी बैकएंड में? वापस बोलें कौन सा फिल्टर? सॉरी सर जिस तरह एक हमने लिस्ट बनाई, उसमें हमने एक रेडियो बटन लगा दिया, टिक लगा दिया कोई, कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे
तो सिर्फ मेंस की जो है ना आइटम शो होगी, सिर्फ वुमेन की आइटम शो होंगी। ये जो फिल्टर्स होते हैं, तो इनको सर कैसे, मतलब ये कि इनके लिए लाइब्रेरीज यूज करते हैं कि मतलब सारा लिखना ही पड़ेगा रिएक्ट को? नहीं, ये डायनेमिक होता है ना। अगर आप गौर से देखें, मैं कह रहा हूँ कि गेट आइटम्स वेयर वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू मैन, वेयर गेट आइटम्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू वुमेन, ठीक है। तो ये आपको एक ही क्यूरी लिखनी है, हर दफा क्यूरी थोड़ी लिखनी है। आप फ्रंट एंड से भेजोगे क्या चाहिए, आपको चाहिए मैन, तो आप भेजोगे फ्रंट एंड से मैन, तो वही क्यूरी लगेगी, वहां पर डायनेमिक क्यूरी लगी हुई है। मैन भेजोगे तो मैन का डेटा लेके आएगी, वुमेन भेजोगे तो वुमेन का डेटा लेके आएगी। लिखनी एक ही दफा आपको क्यूरी है। सर ये डाटा, सर ये कोड शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ये जो प्रॉब्लम वाला था। प्रॉब्लम वाला मैं वही बना रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे शेयर करूंगा। चलो पूरा ये मैं सर दूसरा एक और तो भी वाला था, शेयर तब करेंगे जब हो जाएगा। सॉरी वापस बोलिए, दो आवाजें आ रही है मिक्स। मैं कह रहा था सर कि जो भी अनकम्प्लीट है इसको शेयर कर दे प्लीज, अगर काइंडली कोशिश करें हम भी थोड़ी सी हो जाए इसे करेंगे, लिंक्डइन पे भाई कर देंगे सर शेयर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्त, ये बिल्कुल आधा अधूरा लिखा हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अभी ये तो प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, सॉल्यूशन तो डाला ही नहीं है अभी मैंने इसमें। अभी सॉल्यूशन डालने नीचे जा रहा हूँ, कर रहा हूँ ये भी। सर एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी। जी सर देखिए, हम अपना सीवी बनाते हैं, तो सर अब ये है कि हमने अपने फर्स्ट मॉड्यूल में क्यूबरनेटीज और डॉकर पढ़ा था, डेवऑप्स की चीजें थी थोड़ी सी। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिएगा, हमारी क्लास एंड हो चुकी है, ठीक है। कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। ये क्यूए चल रहा है तो 5 मिनट के बाद ये फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा। तो अभी मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग थी मैं इसको एटलीस्ट स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। Recording stopped. नदीम भाई अब बोलिए। सर हमारे मतलब जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो हमने क्यूबरनेटीज और डॉकर हमें पढ़ाया गया था। सर इट्स अ पार्ट ऑफ डेफिनेटली डेवऑप्स। उसके बाद सर हम आगे उसके बाद क्वार्टर 2 में वहां पर हमें जेएस की बेसिक्स पढ़ाई गई, और क्वार्टर 3 में आगे हमें रिएक्ट पढ़ाया गया, और अब सर हमें पढ़ाया जा रहा है ये AWS। तो सर हम सीवी किस तरह डिजाइन करें? अब प्रॉब्लम ये है कि अब अगर हम एक जॉब आती है डेवऑप्स की, तो उनको जेएस के डेवलपर की वो सीधे सीधे हम लिख देते हैं कि मतलब हमें डेवऑप्स के एक्सपर्ट चाहिए। तो उसमें सर हम जेएस लिखें ना लिखें, क्या हम सीवी अपनी बनाए तो बनाए किस तरह? यार यूजुअली देखें, यूजुअली आप अपनी सीवी में सब कुछ डालते हो कि भाई मैंने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या। अब उनको डेवऑप्स चाहिए, सही है, समझ में आता है, लेकिन आपका क्या वाकई में डेवऑप्स पे उतना एक्सपीरियंस है जितना उनको चाहिए? पहला सवाल तो ये आता है ना। और अब आपको भी सोचना थोड़ा सा ये कि आप अपना कैरियर किस तरह ज्यादा परस्यू करना चाहते हो, कि डेवऑप्स कुछ हद तक हो बाकी डेवलपमेंट हो, या डेवलपमेंट कम हो डेवऑप्स ज्यादा हो। अब ये भी एक तरीका है। तो फिर आप अपने आप को उसी हिसाब से लिखते हुए चलते हो, ताकि मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे कोर्स का वो शायद फुल स्टैक डेवलपर वाला है। और दूसरा सर मेरा सवाल एक ये था कि ये जो अभी आज हमने वीपीसी वगैरह पढ़ा है, हमारे लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, हमें डीप में नहीं जाना, करेक्ट? और नदीम, मैंने आपको एक पर्सनल मैसेज किया, नदीम खान, आप प्लीज रिप्लाई कीजिएगा मुझे जरा। चले मैं देख लेता हूँ। अच्छा सर वो तो मैं सर वो ये प्रॉब्लम है ना कि सर एज ए जब फ्रेशर होते हैं हम, तो सर प्रॉब्लम ये आता है कि मतलब अब कहाँ जाके करें। उस जब उन्हें बताते हैं कि डेवऑप्स में भी काम किया, कहते हैं अच्छा डेवऑप्स में भी किया काम, अच्छा भाई तुमने डॉकर में भी किया? हाँ भी डॉकर में भी किया। अब सर बात ये है कि हमने सारे कोर्स में अगर देखा जाए तो किसी को भी मतलब फुल डीप एंड डेप्थ जो है, अभी ये यूज मेमोज वगैरह में इसमें बताई गई थी, देख लेना, हमें हैंड्स ऑन वर्क नहीं करवाया गया इस पे प्रॉपरली। तो सर अब प्रॉब्लम ये है कि हम किस डोमेन में फिट होंगे जाके, हमें ये नहीं आप बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ डेवलप हो रहा है। आपको डेवलपमेंट कोडिंग किस तरफ जाने का मूड है या डेवऑप्स की तरफ जाने का मूड है, ये आप बताएंगे ना। आप अपने आप को अब तैयार उस हिसाब से करते हुए आगे चलेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कोडिंग करना ज्यादा बेहतर पसंद करते हो या डेवऑप्स की तरफ जाना ज्यादा बेहतर पसंद करते हो। फिर आप अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करो। अब देखिए डेवऑप्स में क्या है,
कि आपको सारी चीजें, लेट्स से अगर किसी डेवलपर ने आपको कोड दे दिया तो आपको पता है कि अब उस कोड को कंटेनर बनाना कैसे है, कंटेनर के बाद सारा काम करना कैसे है, अगर उसको रन करके भी देखना हो तो अब आपको इतना तो आ गया कि आप अपना किसी भी जावास्क्रिप्ट का या किसी का कोड आप एटलीस्ट रन कर सकते हो। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी तरफ जाना चाहते हो। अब आप अपने आप को देखो कि आपको डेवऑप्स की तरफ जाना है तो आप अपने आप को डेवऑप्स की तरफ रखो। अगर आप टू बी वेरी स्पेसिफिक अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आप अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ रखो ज्यादातर, क्योंकि दोनों एक सर, साथ दूसरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर क्योंकि एग्जैक्टली सर, मैं यही मैं पूछना चाह रहा था कि इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि जितना आपने भी AWS पढ़ा दिया, ये इतनी सर्विसेज पढ़नी है हमने, बाकी प्रैक्टिस ही बची है कि अभी कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे हम? नहीं, अभी है अभी सबसे इंटरेस्टिंग तो अब स्टार्ट होगा S3। किसी ने नाम सुना है? जो बहुत S3 बकेट, यस सर, मतलब हॉट फेवरेट है, मतलब Amazon के ऊपर जो सबसे ज्यादा सेल हुई हुई चीज है वो S3 है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब S3 है। अच्छा, दूसरा नदीम के लिए मैं सिर्फ ये एक चीज बताना चाह रहा था, बाकी लोगों को अगर आप आजकल देखेंगे तो मोस्टली जो है वो किसी भी कंपनी में प्रैक्टिकल जब आप जाते हैं तो वहां पर जो HR वाले होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि उनको चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड का बंदा, लेकिन 30, 15, 20 चीजें और भी लिखते हैं कि ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो। तो जब आप सारी चीजें लिखेंगे तो आपका CV जो है वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। फिर चाहिए उनको 2 काम कराने के लिए होता है बंदा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सब कुछ इसको पता ही है। अग्री। मैं यही कह रहा हूँ, लिखें आप सब कुछ, लेकिन आप फिर उसको बताएं कि मैंने ज्यादातर काम डेवऑप्स की तरफ किया हुआ है या ज्यादातर काम डेवलपमेंट की तरफ किया हुआ है। वैसे ही कभी कभार ऐसा भी होता है कि अब ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं फ्रंट एंड की तरफ रहना, उसको होता वो फुल स्टैक ही है लेकिन उसको पसंद है कि वो फ्रंट एंड रहे। और कुछ डेवलपर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार मुझे बैक एंड की तरफ रहना है। तो जब आप फुल स्टैक का इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो आप बोलो कि यार मुझे आता सब कुछ है लेकिन मैंने ज्यादातर काम फ्रंट एंड पे किया हुआ है या ज्यादातर काम मैंने बैक एंड पे किया हुआ है। क्लियर बोलना चाहिए ताकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है तो आप अगर उस पर फुलफिल हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो ऐसा ना हो कि आप जॉब पे जब जाए तब आपका मूड था बैकएंड की तरफ रहने का और उन्होंने आपको उठा के दे दिया फ्रंट एंड पूरा का पूरा। तो ये भी होता है ना, तो क्लियर ज्यादा बेहतर। एक और चीज, मेरा फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी में वो पाइथन में था। अब मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं सी में क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। तो ये सर रियली सर कंफ्यूज इस वक्त। नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो यूनिवर्सिटी में ये वाला प्रोजेक्ट करके आप कहते हो, लिखते हैं ना लोग कि मैंने इस पे भी काम किया हुआ है, तो मेरे पास इंटरव्यू देने आते तो मैं उसको यही कहता हूँ कि ये CV में ना लिखा करो, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो आपने किसी भी तरीके से अपना प्रोजेक्ट निकालने के लिए काम किया हुआ है, तो वो आपको आता नहीं है। हाँ, अभी आप जैसे जावास्क्रिप्ट कर रहे काम उस पे, तो वो आपको आता है, वो आपने काम निकालने के लिए किया हुआ है, तो वो आपको आता नहीं है, वो आपने काम निकाला है। मतलब आपको अगर कोई कहीं पे कोई काम दे दे पाइथन का, यार ये वाला काम करना है, तो आप शायद निकाल के दे दो, लेकिन अगर पाइथन की बेसिक्स जिस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को कैटर किया हुआ है वैसी नहीं है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि नहीं लिखिएगा वो। हाँ, ये जरूर लिख दे कि हाँ मैंने अपना पाइथन में अपना बनाया था प्रोजेक्ट खत्म कराने, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू सर। हमारा टेस्ट कब है यार? ये मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ मैनेजमेंट से डिस्कस करता हूँ कि कब अनाउंस करते हैं वो। अभी तक सर अभी कोई भी टेस्ट हुआ नहीं है ना? अभी क्विज 1 नहीं हुआ, क्विज 1 होगा। क्विज 1, थैंक यू। चलें, ओके गाइस, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज साहब।